सो हेलो 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 गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस ब्रांड न्यू लेक्चर में। पहली बार हम लोग जो है यहाँ पे लेक्चर्स कंडक्ट कर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर पे। इससे पहले मैंने रिविजन लेक्चर्स काफ़ी सारे लिए हुए, लेकिन ये पहली बार है जब मैं कोई रेगुलर बैच जो है कंडक्ट करने वाला हूँ। सो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना अगर इधर उधर हो, लेकिन टेंशन मत लेना, मैं सारा कुछ अच्छे से तुमको समझा दूंगा। ठीक है सर। तो स्वागत है आप सबका हमारे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में। ग्रुप 2 का आपका जो है यहाँ पे शुरुआत होने वाला है। पहला लेक्चर है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, तो एक अलग सा फीलिंग होता है जब पहला हम लोग जो लेक्चर कर रहे होते हैं। एक्साइटमेंट काफ़ी होता है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या होते हैं बीच में ही जो है छोड़ के चले जाते हैं। तो अपने को वो नहीं करना है, अपने को एंड तक जो है टिके रहना है और एंड तक सारे लेक्चर आपको अच्छे से देखने। ठीक है। और यहाँ पर हम लोग जो है चालू करते हैं हमारे लेक्चर के साथ में। ठीक है। सो कैसा लग रहा है आपको? ग्रुप 1 खत्म हो चुका है, अभी ग्रुप 2 फाइनली अपन आ चुके हैं, है ना। एक बार मैं सारी चीज़ यहाँ पे सेटअप मैंने कर ली भी है, एक बार मैं जस्ट कंफर्म कर लेता हूँ सारी चीज़ें बराबर है कि नहीं। रिकॉर्डिंग वगैरह सब बराबर चल रहा है। यार फर्स्ट टाइम है ना, तो अपन भाई कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते कि भाई कुछ भी इधर उधर रहे, ऐसा ना। तो सर मेरे को एक बार जो है कमेंट सेक्शन में बता देना कि कैसा आपको सब ऑडियो वीडियो सब क्लियर था कि नहीं, क्योंकि अपन लाइव रहते हो तो लाइव चैट में अपन इंटरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या रिकॉर्डेड बेस में है तो थोड़ा सा कमेंट्स अपना है, कमेंट्स अपना सारा रहेगा, तो कमेंट्स में तुम कुछ भी पूछ सकते हो मेरे को, चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पर जो है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। पेपर 6 आता है आपका, ये ग्रुप 2 का सबसे आखिरी पेपर होता है ये। ठीक है। आखिरी पेपर जब भी हमारा कोई भी रहता है तो अपना बात सिर्फ एक ही चल रहा होता है, एग्रीगेट। ठीक है। तो एग्रीगेट को पार पहुंचाने वाला पेपर ये है। काफ़ी आसान है, कोई इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन नहीं है। चीज़ों को आपको समझना है, बेसिक है। ठीक है। काफ़ी कुछ आपको जो है अपना जो अपन फाउंडेशन में बीसीके पढ़ते थे, ठीक है, तो बीसीके से आपको जो है रिलेटेड लगेगा कि यार बीसीके से रिलेटेड कंटेंट आ रहा है। तो कोई कोई अगर ऐसा बच्चा होगा जिसने बीसीके नहीं पढ़ा है, क्योंकि बीसीके भी अभी फाउंडेशन से जा चुका है, तो फिर उसके लिए ऑल टुगेदर एक नई चीज़ हो सकती है। हो सकता है कहीं ना कहीं आपने किधर ना किधर चीज़ों को सुना हो। कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से होगा तो 12th 11th में अपन ओसी पढ़ते हैं। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कॉमर्स अपन ओसी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उसके अंदर जो है अपने को चीज़ें काफ़ी सारी पता रहती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से भी आपको रिलेटिव लगेगी। ठीक है। तो काफ़ी कुछ अब आपको जो है यहाँ पे काम आने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि ऑल टुगेदर एक नया सब्जेक्ट होगा आपके लिए, और बेसिक सब्जेक्ट है आपका। इसमें जो आप बेसिक अगर आप थोड़ा थोड़ा सा एकदम कॉमन सेंस आपका अप्लाई करोगे ना, तो चीज़ें आपको आराम से जो है समझ में आने लगेगी। ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो फीचर्स ऑफ दिस बैच। अच्छा, फीचर्स ऑफ दिस बैच पे जाने से पहले मैं बता दूँ, ये 50 मार्क्स का जो है यहाँ पे आपका पूरा ये सब्जेक्ट रहता है। पार्ट बी रहता है, क्योंकि पार्ट ए आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट रहता है, तो जो आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट जहाँ से आप कर रहे होगे, ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की चीज़ें आपको वहाँ पे बता दी जाएगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट 50 मार्क्स का आता है एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट 50 मार्क्स का आता है। अच्छा, ये 50 मार्क्स का भी स्प्लिट होता है। 50 मार्क्स का स्प्लिट कैसे होता है? तो 50 मार्क्स में 15 मार्क्स आते हैं आपको एमसीक्यू, और बचे हुए जो 35 मार्क्स होते हैं वो 35 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट आता है, जिसमें आपको जो है लिखना होता है चीज़ों को, आंसर्स वगैरह आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, केस स्टडीज़ दी जाती है। आगे हम लोग क्वेश्चंस वगैरह भी सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो केस स्टडीज़ आपको दी जाती है, आपको केस स्टडीज़ के बेसिस पे या फिर कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि भाई ये 5 पॉइंट्स इसके लिख दो, ठीक है, 7 पॉइंट्स इसके लिख दो, वट एवर। तो अभी हम लोग आगे जब बैच पूरा अपना जैसे जैसे शुरू होगा, लेक्चर्स पे लेक्चर्स अपने आएंगे, तो सारी चीज़ें मैं आपको उसके अंदर बताऊंगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एकदम जैसे प्रॉपर जैसे आपके पेड क्लासेस होते हैं ना, वैसे ही आपको यहाँ पे जो है चीज़ें देखने को मिलेगी। तो बस आपको बस पेशेंस रखना है और सारे लेक्चर्स आपको ध्यान से देखना है। आगे अपन सारी चीज़ें बातें जो है आराम से करने वाले। ठीक है। तो फीचर्स ऑफ दिस बैच के अगर बारे में बताऊँ तो यहाँ पे सर 100% डिटेल कवरेज होने वाला है। ठीक है। हर एक चीज़ को, एक एक चीज़ को डिटेल में हम लोग समझेंगे, काफ़ी सारे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में पूरा आपको कंफर्ट आएगा, इसका मैं आपको गारंटी देता हूँ। 100% डिटेल कवरेज करेंगे। ये जो नोट्स है, आपके नोट्स का जो चैप्टर 1 का पीडीएफ है, मैंने मेरे टेलीग्राम पे डाला हुआ, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है। आगे कैसे आपको नोट्स मिलेंगे, क्या मिलेगा, वो आपको सारा बता दूंगा, लेकिन चैप्टर 1 के नोट्स आपको जो है टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप जो है उसको एक्सेस कर सकते हो। और नोट्स की खास बात आपको बता दूँ तो पूरे के पूरे नोट्स जो है क्या है सर, कलर कोडेड है। ठीक है। तो आपको कलर कोडेड है तो कोई भी आपको टेंशन नहीं रहेगी। जितने भी आपको कीवर्ड्स होंगे, की सेंटेंसेस होंगे, वो रेड में आपको मिल जाएंगे। ठीक है। वो मैंने आगे आपको बताया हुआ, जैसे आप देख सकते हो कलर कोडिंग हमने कैसे की हुई है। तो कलर कोडिंग हमने ऐसे की हुई कि जितने भी हेडिंग्स है, सब हेडिंग्स है, वो ब्लैक में आपको देखने को मिलेंगे। नॉर्मल जो आपका टेक्स्ट है वो आपको ब्लू में देखने को मिलेगा। और जो कीवर्ड्स है और की सेंटेंसेस है, काफ़ी बार हम लोग देखते हैं कि जो रेड में हम लोग चीज़ें हाईलाइट करते हैं वो हमारे कीवर्ड्स होते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में क्या होता है, कीवर्ड्स तो होते ही होते हैं, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि आपके एग्जाम में होने बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो की सेंटेंसेस भी होते हैं कुछ। तो काफ़ी जगह आप देखोगे मैंने कुछ पैरा भी कहा है, कहाँ कहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए, कुछ पैराज मैंने रेड में हाईलाइट किए हुए। तो पैराज, वो लाइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो तो आपको जो है याद रखने ही रखने हैं, और वो आपके एग्जाम में भी होना चाहिए, वो आपका मेन कंटेंट रहेगा आपके एग्जाम का। तो वो आगे मैं आपको बताते जाऊँगा, जगह जगह पे आपको पूरा गाइडेंस मिलते जाएगा। और जितने भी ग्रीन कलर में आप चीज़ें देखोगे वो आपके एग्जाम्पल्स रहेंगे।
ICI मॉड्यूल के अंदर के एग्जाम्पल्स है, कुछ मेरे बनाए हुए एग्जाम्पल्स है, तो वो सारे आप ग्रीन कलर में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आगे आपको बात करूँ तो डेली फ्री लेक्चर्स आपको जो है यूट्यूब पर देखने को मिलेंगे, और जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना, और डेली फ्री लेक्चर्स हम लोग जो है डेली बेसिस पे यूट्यूब पे जो है अपलोड कर देंगे। टाइमिंग क्या रहेगा, तो टाइमिंग आपका जो है अराउंड 4 o'clock दोपहर के 4 बजे तक आपका जो है क्या आ जाएगा, लेक्चर यूट्यूब पे आ जाएगा। कभी कुछ टाइम आगे पीछे होता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना है। ठीक है, और आपकी टेस्ट सीरीज होगी क्या, टेस्ट सीरीज भी होगी सर, फ्री चैप्टर वाइज एंड मॉक टेस्ट दोनों होंगे। मॉक टेस्ट जनरली अगर आपने ग्रुप 1 में दिए होंगे, ग्रुप 1 के अगर आप दे के आ रहे हो या फिर आप आगे देने वाले हो, ठीक है, जैसे भी आपका प्लानिंग रहेगा, प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। प्लानिंग ये वर्ड भी आपको बहुत ज़्यादा जो है सुनने को मिलने वाला है। ठीक है, तो प्लानिंग जैसे भी आपकी रहेगी, जैसे भी आप टेस्ट वगैरह प्लान कर रहे हो देने के लिए, तो टेस्ट मैं भी आपको कंडक्ट करूँगा। चैप्टर वाइज अपन टेस्ट लेंगे, जैसे जैसे अपना एक एक चैप्टर होते जाएगा क्लास में, लेक्चर में जैसे हम लोग एक चैप्टर कवर करते, मैं उसका तुरंत जो है एक टेस्ट जो है आपके टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेस्ट पेपर जो है टेलीग्राम पे डाल दूंगा, और वो टेस्ट आपको जो है अपने हिसाब से जो है जैसे भी आपको लगे वो आपको दे देना। मैं आपको समय समय पे जो है गाइड करता रहूँगा कब अपना टेस्ट होगा, क्या रहेगा, वो सारी चीज़ आपको अपडेट हो जाएगी। तो टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, बस टेलीग्राम जो है ज्वाइन करना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स हम लोग बनाएंगे सर। अब ये नोट्स तो हो गया ना, कलर कोडेड नोट्स अभी आपने बोला, तो और कौन से नोट्स है, कितने नोट्स देने वाले हो। तो ये जो हैंड रिटन नोट्स है ना सर, मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये देखो ऐसे कुछ हैंड रिटन नोट्स होंगे आपके बनाए हुए। ठीक है, ये तो मेरे बनाए हुए नोट्स है, ये आपको जो है डेली बेसिस में मैं होमवर्क दूंगा, ये डेली बेसिस पे आपको खुद से जो है घर पे बनाए। ठीक है, एक मेरे ख्याल से 100 पेजेस की बुक्स इनफ, 100 पेजेस की बुक इनफ रहेगी। आप एक 100 पेजेस की बुक जो है अपनी पतली सी आती है जो, वो बना लेना स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इस सब्जेक्ट के लिए। उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये जो नोट्स है आप देख सकते हो, ये नोट्स हम लोग अपने हैंड से, अपने हाथों से खुद से बनाएंगे सर। ठीक है, ये जब मैं खुद पढ़ रहा था तब मैंने बनाए हुए। तो जब मैंने बनाया हुआ था ना सर, तो मेरे को इतना आइडिया नहीं था कि मैं आगे जाके बैच भी लेकर आने वाला हूँ, तो मैं थोड़ा और अच्छे से बना था। बट मैंने थोड़ा एक ही यहाँ पे जो पेन का कलर जो है यूज़ किया हुआ है। आप लोग जो है मल्टीपल पेन्स यहाँ पे ले सकते हो, अलग अलग कलर के पेन ले सकते हो, जैसे पर्पल हो गया, पिंक हो गया, अलग अलग कलर्स के आते हैं, तो अपनी आप क्रिएटिविटी इसमें लगा सकते हो, और अच्छे से आपको जो है नोट्स बनाना है, क्योंकि ये नोट्स आपके लिए जो है 1.5 डेज के रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके जब रिवीजन आप करोगे, जब एक आध महीना आप, क्योंकि अब 3 बार अटैम्प्ट होने वाले हैं, सितंबर अटैम्प्ट वाले बच्चे भी सितंबर में जो है पेपर लेंगे, फिर उसके बाद आपका जनवरी का भी अटैम्प्ट रहेगा, तो प्लानिंग सबकी अलग तरीके से होगी। तो जैसे भी आपका प्लानिंग रहेगा, जितना भी समय आपको रिवीजन के लिए मिल रहा है, तो रिवीजन के समय में आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे ये वाले हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, मैंने जब भी रिवीजन किया स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का खुद से, मैंने इन नोट्स के थ्रू ही किया, और ये नोट्स मेरे को इतने, मैंने क्योंकि खुद से बनाए हुए, ठीक है ना, तो एक मेरी मेमोरी उसके अंदर फिट हो जाता है कि मैंने ये चीज़ें की हुई है, तो सारा कुछ मेमोरी के अंदर फिट है, तो मेरे को पता रहता है कि यार हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो वो अल्टीमेटली अंदर फिट बैठ जाता है। ठीक है, आज भी अगर आप मेरे को कोई भी चीज़ बोलोगे तो मैं आपको आराम से बता दूंगा कि हाँ भाई ये ऐसा 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 ऐसा, वो याद रह जाती है चीज़ें अच्छे से, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, उसको याद भी कर रहे हो, लिख भी रहे हो। जब आप दोनों काम एक साथ करते हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ें हमेशा याद रहती है। ठीक है, तो ये अगर इसका प्लस पॉइंट है। ठीक है, कम समय में चीज़ें हो जाती है। ठीक है, मैं पूरा का पूरा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपको 2 घंटे में कवर करवा सकता हूँ, जो कि हम लोग अल्टीमेटली जब हमारा रेगुलर बैच खत्म होगा, तो एक रिवीजन सेक्शन, रिवीजन लेक्चर में आपका लूंगा यहाँ पे, जिसके अंदर हम लोग 2 घंटे में पूरा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कवर कर लेंगे। हाँ, जो हम लोग इतना टाइम लगाएंगे, ठीक है, 1 महीना 1.5 महीना जितना भी अपना बैच चलेगा, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम है तो मेरे को इतना अच्छे से आइडिया नहीं है कि कितने टाइम तक ये चलेगा नहीं चलेगा। वो इस बैच के बाद अपने को पता लग जाएगा, तो अगली बैच के लिए अपन वो टाइमिंग को जो यूज़ कर पाएंगे। बट जितना भी टाइम बाद हम लोग जो है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट खत्म कर लेंगे ना, फिर हमारा रिवीजन का पूरा पार्ट जो है शुरू होगा। तो रिवीजन जब हम लोग करने बैठेंगे ना, तब हमको ये नोट्स काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। हम लोग क्विकली सारी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करते जाएंगे, सारी चीज़ों को रिकॉल करते जाएंगे। तो ये नोट्स आपको डेली बेसिस पे मैं क्या करूँगा, टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करूँगा। जैसे ही सपोज से फॉर एग्जाम्पल अपन ने जो है क्या किया, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो है एक बेसिक ओवरव्यू ले लिया, तो आप देख सकते हो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज मेड अप बाय डेवलपिंग क्या, ये अपन ने एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। ये मैंने थोड़ा सा खिचड़ी करके बनाया हुआ है, आप लोगों को एकदम अच्छे से यहाँ पे जो है अपने खुद से जो है एकदम साफ हैंड राइटिंग में अच्छे से बनाना है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया, मैं जब बना रहा था तो मैं मतलब मैं अभी भी चाहे तो मैं फिर से भी ये सारे नोट्स फिर से लिख के भी अपलोड कर सकता हूँ, जैसे अपने को कंफर्ट लगेगा वो अपन कर लेंगे। बट ये नोट्स आपको जो है डेली बेस पे बनाना है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये नोट्स आपके रहेंगे जो कि टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगे, अच्छे से आराम से खुली खुली हैंड राइटिंग में, अच्छे से खुला खुला जगह जगह छोड़ के। 100 पेज से ज़्यादा आपको नहीं लगेंगे, 100 पेज की बुक, 100 पेज की बुक आपके लिए इनफ रहेगी। ठीक है, और आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा मैंने जो है यहाँ पे अच्छे से बनाया हुआ है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, आपको भी खुद से जो है शिद्दत से ये काम आपको करना है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट था, मेरे पास क्या थी, 2 बुक्स थी, एक ओल्ड स्कीम वाली बुक भी थी और एक ये न्यू स्कीम वाली बुक भी थी, क्योंकि मैंने नवंबर 23 वाला अटेम्प्ट भी दिया है और मई 24 वाला अटेम्प्ट भी दिया है, तो मेरे पास दोनों बुक्स थी।
तो मैंने क्या किया, जहाँ पे मेरे को थोड़ा सा, क्योंकि जब मैं रिवाइज कर रहा था ना, सेकंड अटेम्प्ट मेरा लगा, तो सेकंड अटेम्प्ट में मैंने ये सारे नोट्स बनाए हुए पूरे। तो जब मैं रिवीजन कर रहा था तब मैं नोट बना रहा था, तो टाइम थोड़ा सा कम था। तो मैं क्या करता था, पेज फाड़ता था और पेज फाड़ के तो चिपका देता था, क्योंकि बस मेरे को चाहिए था कि यार जब अपन रिवीजन करने बैठे ना, तब अपने पास जो है ज़्यादा टाइम जो है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट लगे ना, क्योंकि 50 मार्क का है, 50 मार्क का चीज़ आता है आपको, और 50 मार्क में भी 35 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा टाइम देना इसको वर्थ नहीं है सर। इसको जितना जल्द से जल्द अपन खत्म करें उतना जो है हमारे लिए अच्छा है। एग्रीगेट अपना बनाता है तो इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये आप ऐसे काट के नहीं चिपका, बिकॉज आपके पास एक ही मॉड्यूल रहेगी। ठीक है, तो वो आप काट के मत चिपकाना, आप जो है अपने हाथों से जो है फ्लो चार्ट को जो है बनाना अच्छे से। एक दो कलर के पेन ले लेना, ब्लू हो गया, रेड हो गया, पर्पल होगा, वो अपनी क्रिएटिविटी है सर, जैसे आप जो है प्रेजेंट करना चाहते हो अपने नोट्स को कर सकते हो। और अच्छे से बनाना, और डेली बेसिस पे बनाना। डेली बेसिस पे मैं टेलीग्राम पे ये सारे नोट्स अपलोड करते जाऊँगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस उसी नोट्स को जो है अपने सामने खोलना है, और जो है याद करते करते सारी चीज़ें जो है लिखते जानी है सर। ठीक है, अब अपन आगे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने दो नोट्स हो गए, एक तो ये क्लास वाले नोट्स, ठीक है, ये जो क्लास वाले नोट्स रहेंगे ये आपको मिलेंगे, और दूसरे एक नोट्स आप खुद बनाओगे। ठीक है, फिर इसके बाद सर आपको पूरा का पूरा जो है यहाँ पे डाउट सपोर्ट भी मिलेगा। ठीक है, कोई भी अगर आपका डाउट रहता है, कोई भी आपको जो है किसी दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे को पूछ सकते हो। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन ओपन रहेंगे, आप वहाँ पे जो है कोई भी डाउट आप डाल सकते हो। हम लोग अगले लेक्चर में उस डाउट को जो है, अगर कोई ऐसा डाउट रहेगा जो कि मेरे को लेक्चर में एड्रेस करना होगा, तो मैं अगले लेक्चर में एड्रेस कर लूँगा। नहीं तो अगर कोई छोटा मोटा डाउट होगा तो मैं वहीं पे आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दे दूँगा, है ना। तो वो आपका जो है सॉर्ट आउट हो गया। ठीक है, फिर कलर कोडिंग कैसे की हुई है मैंने आपको ये बता दिया। अच्छा, अब आपसे क्या एक्सपेक्टेड है कि आपको क्या क्या चीज़ें जो है कैसे करनी है सर। तो आपको जो है लेक्चर जो है रेगुलर एकदम डेली बेसिस पे देखने। ठीक है, पूरे शिद्दत के साथ। ऐसा नहीं कि भाई फ्री है तो चल ठीक है भाई, जब मर्जी किया देख लेंगे, ऐसा नहीं है सर। आपको जो है लेक्चर रेगुलर और डेली बेसिस पे जो है देखना है इसको। ठीक है, कंसिस्टेंट रहना है आपको थ्रू आउट। ठीक है, आपका जो भी होमवर्क वगैरह मैं आपको दूंगा, जैसे कि ये नोट्स अपन ने बोला कि अपन नोट्स होमवर्क पे बनाने वाले, तो ये होमवर्क आपको डेली करना है, डेली नोट्स बनाना है। याद रखना, जब आप ये नोट्स बनाओगे ना, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नोट्स होने वाले हैं। यही नोट्स है जो कि आपको काम आने वाले 1.5 डेज में। तो थोड़ा दूर की सोच रखो, थोड़ा सा एक लंबा एक लॉन्ग टर्म विजन रखो, और ये नोट्स आपको बनाने हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपको। आज मेरी बात शायद उतनी समझ में नहीं आ रही होगी, अगर आपने ग्रुप 1 में भी ऐसे कुछ आपके हैंड रिटन नोट्स वगैरह बनाए हुए होंगे, तो आपको पता रहेगा कि ये नोट्स कितने ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो ये होमवर्क आपको डेली बेसिस पे करना है, लेक्चर आपको रेगुलरली देखना है, और कंसिस्टेंट रहना है थ्रू आउट। आपको जो है ग्रुप 1 में जो भी आपने किया उसको भूल जाओ, ग्रुप 2 पे एकदम अच्छे से फोकस करो, कंसिस्टेंट रहो डे 1 से। टेस्ट वगैरह जो भी मैं लूँगा वो आपको जो है देना है। ठीक है, टेस्ट आप खुद से दोगे, मैं अभी एक घर पे आके तो ये नहीं कर सकता ना, टेस्ट दे टेस्ट दे टेस्ट दे। वो आपको अपने खुद उतना ऑनेस्टी आपको रखना पड़ेगा अपने साथ। ठीक है, तो वो आपको करना है। ठीक है, नीचे आपको यहाँ पे दो लिंक्स मैंने डाल के दे दिए यहाँ पे। एक टेलीग्राम का लिंक है, सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप ऑलरेडी ज्वाइन होकर मिलोगे, क्योंकि आप ये नोट्स टेलीग्राम से एक्सेस कर रहे हो। बट किसी के वाया अगर ये नोट्स किसको पहुँचते, तो टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे है, अपने यूट्यूब चैनल का लिंक यहाँ पे है, सब्सक्राइब करना है, ज्वाइन करना है। ठीक है, तो बस फिर यही था अपना पूरे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन। ठीक है, आपको लगा रहेगा कि आज का बैच जाएगा इंट्रोडक्शन है, नहीं भाई, आज के बैच से ही हम लोग जो है, आज के लेक्चर से ही जो है हम लोग क्या रहेगा, हमारा जो मेन कंटेंट है वो हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, एकदम आराम से एग्जाम ओरिएंटेड मेरा अप्रोच रहेगा, डिटेल अप्रोच रहेगा, सारा कुछ मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। और जितने भी नोट्स है वो पूरे के नोट्स आईसीआई के मॉड्यूल के थ्रू ही बेस बना करके बने हुए। जो भी फैकल्टी के आप नोट्स लो, वो आईसीआई का जो मॉड्यूल रहता है उसको ही बेस बना करके बनते हैं। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप मॉड्यूल से भी पढ़ रहे हो तो भी आप पढ़ सकते हो, आपको ये नोट से पढ़ने। टेलीग्राम पे मैंने आपको बोला है, पीडीएफ इसकी मैंने चैप्टर 1 की डाल दी है, तो वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। तो क्या बोलते हो, कर दे चैप्टर 1 की शुरुआत? हाँ, बताओ तैयार होगी नहीं? कमेंट सेक्शन में इंटरेक्ट करना है, कमेंट सेक्शन में तुमको डाल देना है, सब कुछ बराबर है, कोई दिक्कत आ रही है तुम कमेंट सेक्शन में डालो, बिकॉज वो इंटरेक्शन का अपना मीडियम रहेगा। आगे चल के अपन लाइव लेक्चर्स भी ले सकते हैं, अगर अपने स्टूडेंट्स वगैरह अच्छे खासे कनेक्ट हो जाते हैं। तो अगर देखो अभी मेरे को पता नहीं ना कितने स्टूडेंट्स से क्या है, तो मैं लाइव ले नहीं सकता, ऐसे मैं अकेले बड़ बड़ करते जा रहा हूँ, और ऊपर से लाइव भी हो, है ना। तो इसलिए मैं सोचा रिकॉर्डेड में पहले अपन शुरू करते हैं, अगर आगे चल के आपको लगता है लाइव लेना चाहिए तो अपन लाइव भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसका। ठीक है, तो क्या बोलते हो, चैप्टर 1 के साथ शुरू कर दें? बताओ बताओ, कर दे? तो फिर जब अपन कोई नई चीज़ की शुरुआत करते हैं तो फिर किसका नाम लेकर करते हैं? किसका नाम लेकर करते हैं? भगवान का नाम लेते हैं तो ले ले, बोलो गणपति बप्पा मोरया, आ जाओ। करते हैं अपन जो है चैप्टर 1 की शुरुआत। एक सेकंड, चैप्टर 1 आपका जो है सर आप देख सकते हो आपके सामने, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अभी सर हमने इंट्रोडक्शन लिया इस पूरी बैच का, अब अपन इंट्रोडक्शन लेंगे चैप्टर का। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया कि लेक्चर का ड्यूरेशन कितना रहेगा। एक लेक्चर अपने ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे का रहेगा। ठीक है, 1.5 घंटे का पकड़ लो, 1.5 घंटे का लेक्चर रहने वाला है। ठीक है, तो एक लेक्चर में अपन जो है अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटा जो है पूरा कंटेंट का देंगे आपको, तो मज़ा आएगा। ठीक है, आपको ऐसा कहीं भी नहीं लगेगा बोरिंग जा रहा है फिर कुछ जा रहा है, एकदम आराम से कंफर्टेबली मस्त बैठो आराम से, जैसे मैं बैठा हूँ।
लैपटॉप वैपटॉप खोलो, नोट्स वोट्स खोलो, जैसे तुमको मर्जी चाहे बैठो और अच्छे से अपना जो है तुम पढ़ना शुरू कर लो, ठीक है। तो कर रहे थे चैप्टर 1 की शुरुआत, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो जैसे कि तुम देख पा रहे हो कि नाम क्या है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, तो उसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि भाई स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है क्या। ये सब्जेक्ट का मैंने आपको बताया कि भाई क्या है क्या नहीं। अब इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक्चुअल में क्या है। तो पेपर का ओवरव्यू ले लिया कि हम लोग आईसीए का पेपर क्या होता है, पेपर 6 आईसीए का क्या होता है। अब पेपर 6 के अंदर का कंटेंट क्या है, इससे आज जो है हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो मीनिंग एंड नेचर जो है सबसे पहले समझते हैं हम लोग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, कि भैया क्या मतलब क्या है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, क्या नेचर का है, किस टाइप का है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो सारा कुछ हम लोग जो है समझ लेते हैं अभी एक ही बार का, ठीक है सर। तो इसमें जो है हम लोग का सबसे पहला लाइन आप देख सकते हो, इट इज़ यूज्ड विद रेफरेंस टू अ की ग्रुप। की ग्रुप, की ग्रुप सर, की ग्रुप मतलब क्या। की ग्रुप मतलब आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो आपके कंपनी के रहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जब भी आप इस सब्जेक्ट को पढ़ो ना, अपने दिमाग में ये सोचो कि तुम एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, ठीक है। तुम एक ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से जो है चीज़ों को सोचो, ठीक है, कि तुम एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, ठीक है। देख लो भाई ऑडियो वीडियो सब बराबर है ना, हाँ सब बराबर, हाँ। तो सर तुम एक ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से सोचो कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ, ठीक है। तो जब तुम ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो तो तुमको छोटे मोटे बंदे तो रहोगे नहीं, तुम रहोगे एकदम मेन मानुस, ठीक है। तो मेन मानुस मतलब क्या, आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं उसके अंदर में, ठीक है। एक और एक वर्ड आपको कॉमनली अभी आगे सुनने को मिलेगा ऑडिट में, स्पेशली ऑडिट के अंदर जो है हम लोग ये बात जो है ये जो वर्ड है वो स्पेसिफिकली सुनते हैं, TCWG, ठीक है ना। ऑडिट के अंदर आज आपका पहला दिन रहेगा ऑडिट का, तो उसके अंदर आपको ये जो टेक्निकल वर्ड्स है, ये जो शॉर्ट फॉर्म्स है हमारे, वो आपको आज ही आपको जो इंट्रोड्यूस नहीं करवा जाएंगे, लेकिन आगे आगे जैसे जैसे धीरे धीरे आप प्रोसीड करोगे तो आपको ऑडिट के अंदर एक वर्ड आएगा TCWG। TCWG मतलब क्या, दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस। अब तुमको दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस मतलब समझ में आ रहा है कि जो कंपनी का गवर्नेंस है, कंपनी को चलाने की जो जिनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हो गया हमारे TCWG, यानी कि वो हो गया हमारे मेन मानुस, टॉप लेवल मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसके अंदर आगे कोई भी हो सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोल लो। फिर आगे एक वर्ड हम लोग यूज करेंगे कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर, ठीक है ना। ये एक बंदा होता है जिसको अपन बोलते हैं कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर, ठीक है। ये बंदा भी बहुत बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट बंदा रहता है, क्योंकि ये जो है आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शनिंग है उसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल रहता है, कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के रिसोर्सेज होते हैं काफ़ी सारे, ठीक है ना। वो रिसोर्सेज को कैसे अपने को यूटिलाइज करना है, कैसे अपने को अलोकेट करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग आगे जो है देखेंगे, धीरे धीरे प्रोसीड करेंगे। तो एक की ग्रुप मैंने आपको बताया था, की ग्रुप मतलब कि आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, आपके TCWG हो गया, ठीक है ना। ये आपके जो है क्या हो गया, आपके की ग्रुप हो गए, यानी कि मेन मानुस, टॉप लेवल मैनेजमेंट सर, टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। तो इनका जो है, इनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि भाई ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनको चलाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों का रहता है, कि भाई सारा कुछ अच्छे से चले, प्लानिंग वगैरह सब बराबर से अपन करके चले, ठीक है ना, अच्छे से सारे रिसोर्स को यूटिलाइज करें। तो ये इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। तो स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट में अंदर आप क्या करते हो, आपको जो भी रिसोर्सेज है उसको आप सही तरीके से यूटिलाइज करते हो, उसके लिए आप प्लानिंग करते हो, वो सारी चीज़ आपका स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट का हिस्सा है। आगे हम लोग पढ़ते हैं सर, इन रिलेशन टू ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट इज द चीफ ऑर्गन, यानी कि हम लोग ना मेन मानुस टॉप लेवल मैनेजमेंट, वो आपका जो है एकदम क्या रहता है, चीफ ऑर्गन रहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा रहता है सर आपके ऑर्गेनाइजेशन का, आपके इसका टॉप लेवल मैनेजमेंट आपका सबसे रहता है ऑर्गेनाइजेशन का मेन हिस्सा रहता है। आपका मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट भी ये वर्ड आप कॉमनली ऑडिट में सुनोगे, वो आपका क्या रहता है सर, एकदम मेन जो हिस्सा रहता है आपका ऑर्गेनाइजेशन का। इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ मेकिंग इट अ पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव एंटिटी। सर इनके पास क्या टास्क होता है, ये जो भी मैनेजमेंट होता है हमारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया, ये मैनेजमेंट है जो हमारा, ये मैनेजमेंट का क्या टास्क है, मैनेजमेंट का टास्क बड़ा सिंपल सा है कि भाई जो हमारे एंटिटी है ना उसको हमको एकदम प्रोडक्टिव बनाना है, उसको हम लोग को एकदम पर्पसफुल बनाना है। ऐसा नहीं बनाना है कि यार कोई भी कभी भी आ रहा है जैसे मर्जी चाहे काम कर रहा है, ऐसा नहीं करना है अपने को क्या करना है, प्रोडक्टिविटी हो, एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल हो, सबके पास अपने अपने टारगेट्स हो, कि भैया मेरा ये टारगेट है, मेरे को ये टारगेट है, मेरे को ये अचीव करना है, ठीक है ना। सबके पास अपने एक टारगेट्स हो, तो प्रोडक्टिव रहना। प्रोडक्टिविटी अपन कैसे अचीव करते हैं, प्लानिंग करके, ठीक है, अपना जो है टाइम पे जो अपना जो काम है उसको ख़त्म करके, तो वो अपने को जो है कंसिस्टेंसी दिखा करके, तो वो जो अपने का जो है अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है प्रोडक्टिविटी अचीव करना है, प्रोडक्टिविटी निकालवाना है एम्प्लॉइज से, ये किसका टास्क रहता है, किसका रोल रहता है, तो ये रोल रहता है आपके मैनेजमेंट का। तो इनको हम लोगों ने क्या ड्यूटी दी हुई है कि भैया तुम जो हमारी एंटिटी है ना, वो एंटिटी को प्रोडक्टिव बनाओ, ठीक है ना। जो एंटिटी के अंदर के लोग हैं ना उनसे प्रोडक्टिविटी अचीव करो। ऐसे नहीं कि कोई भी आ रहा है जब मर्जी उठ रहा है काम कर रहा है, नहीं मर्जी नहीं मन कर रहा है नहीं काम कर रहा है, ऐसा नहीं चाहिए अपने को चाहिए सारा लोग जो भी अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन के है, शिद्दत से काम कर रहे हैं, मोटिवेटेड है, जितना उनको हम काम दे रहे हैं टाइम पे कंप्लीट कर रहे हैं। ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी करवाना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके मैनेजमेंट का, ठीक है। बाय अंडरटेकिंग द टास्क ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर एंड इंटीग्रेटिंग द डिसऑर्गेनाइज्ड रिसोर्सेज ऑफ मैन पावर, मनी, मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी। जितने भी सारे आपके रिसोर्सेज है ना वो क्या है, अभी डिसऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है ना। आपने उनको सही तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं करवाया हुआ है, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी एक जगह पड़ी हुई है, कोई यूज़ कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, ऐसे ही जंग खा रहा है सर टेक्नोलॉजी अपना, ठीक है। मशीनरी वगैरह जो भी रहेगा ऐसे जंग खा रहा है बैठ के। फिर मटेरियल है गोडाउन में पड़ा है,
मनी है, कोई बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है, यूज़ नहीं किया हुआ, आइडल पड़ा हुआ है। हम लोगों ने जनरली पढ़ा है कि भाई आपने को पैसे को अभी आइडल नहीं छोड़ना चाहिए, किधर ना किधर अच्छी जगह पे उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो पैसा वैसा जो है बैंक अकाउंट में पड़ा है, कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। मैन पावर है, आधे लोग सोए पड़े, आधे लोग काम कर रहे हैं, आधे लोग छुट्टी पे। ये सारे लोग, सारी चीज़ें, सारे रिसोर्सेज हमारे, ये सारे रिसोर्स क्या डिसऑर्गेनाइज है। तो हम लोगों ने मैनेजमेंट को क्या बोला कि भैया तू मैनेजमेंट इनको मैनेज करेगा, तेरा काम है इन सारी चीज़ों को मैनेज करना, तेरा काम है इन सारी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, जितना भी अपना मैन पावर है, जितना भी अपना पैसा अपने पास पड़ा हुआ है, जितनी भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जितने भी हमारे पास मटेरियल पड़े हुए हमारे गोडाउन में, तो उनको गोडाउन में मत पड़े रहने दे, तो उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर, तो उसको अच्छे से यूटिलाइज करवा। ठीक है ना, ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये आपकी मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अभी क्या है, अभी अभी करंट सिचुएशन ये है कि डिसऑर्गेनाइज्ड है। मैनेजमेंट को अपन बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट तू इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर, तू इनको अच्छे से जो है अच्छे से जो है इनको यूज़ कर, यूटिलाइज कर, इनको ऐसे पड़े पड़े रह के वेस्ट मत जाने दे, सड़ने मत दे। टेक्नोलॉजी पड़ी है, जंग खा रही है टेक्नोलॉजी। सर आज के डेट में कितनी इंपॉर्टेंट है अपने लिए। हाँ, आज की डेट में कुछ भी काम अपना जो भी रहता है, अब मैं ये लेक्चर ले पा रहा हूँ, लेक्चर रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, ये मेरी मेरी आवाज़ आपको आप तक पहुँच रही है, आप मेरे को देख पा रहे हो, किसकी वजह से देख पा रहे हो? टेक्नोलॉजी की वजह से। तो टेक्नोलॉजी सर आज की डेट में अपने लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तू इस टेक्नोलॉजी को वेस्ट मत जाने दे, इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर, सारे रिसोर्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर और उसको अच्छे से यूटिलाइज कर, ताकि अब जब अपन इसको अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तो अपने को क्या होगा, अपने को प्रोडक्टिविटी अचीव होगी ना। टेक्नोलॉजी अपन यूज़ करते हैं तो कितना अच्छा अपना फटाफट काम हो जाता है, एफिशिएंसी कितनी बढ़ जाती है अपनी, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है ना अपनी, इन शॉर्ट। ठीक है ना, अपन मटेरियल है अपने पास, तो उसको वेस्ट क्यों जाने दे रहा है, उसको अच्छे से यूज़ कर। ठीक है ना, अच्छे से अपना एक पर्पस सेट करके भैया अपना पर्पस है, इस पर्पस के लिए अपन काम कर रहे हैं, इस पर्पस के लिए अपन इस मटेरियल को यूज़ करेंगे। तो वो सारी चीज़ें कर, ये सारी चीज़ें तू देख कि किसका रोल है, ये आपके मैनेजमेंट का रोल है सर, ये मैनेजमेंट का आपका काम है। विच आर देन कंबाइंड इनटू फंक्शनिंग एज होल। हम बोल रहे हैं बस तू इनको कंबाइन कर, ऑर्गेनाइज कर, अच्छे से यूज़ कर, हमको बस यही चाहिए। हमको बस चाहिए तेरे से प्रोडक्टिविटी, हमको चाहिए तेरे से भाई एक अच्छा पर्पस हो, जो सारे लोग उसी एक पर्पस के लिए काम करने चाहिए। हमको तेरे से ये चाहिए कि मैनेजमेंट तू ये काम कर। ठीक है, ये काम तू कैसे कर पाएगा? मैनेज करके चीज़ों को अच्छे से तू मैनेज करेगा, स्ट्रैटेजी बनाएगा, उसको तेरे को पता रहेगा कैसे यूज़ करना है, कैसे यूज़ नहीं करना है, कहाँ यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें जब तेरे को पता रहेगी तभी तेरे को चीज़ें समझ में आएगी सर। उसके बाद सर आगे हम लोग देखेंगे द सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन द कंपिटेंस एंड कैरेक्टर। सर आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन वो सक्सेसफुल होगा क्या, वो सर्वाइव कर पाएगा क्या, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपके मैनेजमेंट की कंपिटेंस एंड कैरेक्टर के ऊपर पे। ठीक है सर, मैनेजमेंट के कंपिटेंस एंड कैरेक्टर के ऊपर पे। अब आप सोचो, अपन क्या है सर, अपन सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, अपन लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। ठीक है, सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को भी छोड़ लो, मान लो सर एक फाउंडेशन पास बच्चा है, ठीक है, उसने अब तक इंटरमीडिएट की पढ़ाई भी अब तक शुरू नहीं की, नया नया कौला कौला जो है फाउंडेशन का बच्चा अपना पास होके आया हुआ है। अपन ने उसको क्या किया, अपन अपना जो रिलायंस इंडस्ट्री, मुकेश भाई की अपन ने रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर क्या कर दिया, उस बच्चे को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिया, जो कि अभी अभी फाउंडेशन पास हुआ है, अभी तक सीए भी नहीं हुआ वो बच्चा। हमने उसको क्या कर दिया, बना दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हिस्सा रिलायंस इंडस्ट्रीज का। तो सर क्या वो बच्चा कंपिटेंट है? मेरे को बताओ, क्या वो बच्चा कंपिटेंट है? नहीं सर, वो कंपिटेंट ही नहीं है ना। अगर वो कंपिटेंट ही नहीं है तो क्या सही तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को चला पाएगा, सही तरीके से अपना रोल को जो है ये कर पाएगा, परफॉर्म कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना सर, वो कंपिटेंट ही नहीं है उसके लिए। वो फाउंडेशन पास बच्चा है, तुम उसको रिलायंस इंडस्ट्री, इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतनी बड़ी कंपनी, उसका तुम सीधा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हिस्सा बना दे रहे हो उसको। ऐसा भी नहीं कि छोटा मोटा रोल है, चल सीख सीख के जो है उधर तक पहुंच जाएगा, सीधा टॉप लेवल मैनेजमेंट पे तुम उसको जाके बिठा दे रहे हो। तो क्या वो कंपिटेंट है? नहीं है सर। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप एक ऐसे बंदे के हाथ में जो है गाड़ी के स्टेयरिंग व्हील थमा रहे हो जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती। तो वो क्या करेगा, ऑब्वियसली जाकर के गाड़ी को किधर ना किधर ठोकेगा, गाड़ी को अच्छे से चला नहीं पाएगा। तो वैसे ही वो है ना सर, ऑर्गेनाइजेशन को वो अच्छे से चला नहीं पाएगा, और ऑर्गेनाइजेशन आपके ग्रोथ के बदले क्या हो जाएगी, उसका डाउनफॉल आ जाएगा सर, वो नीचे गिर जाएगी सर। ग्रोथ वोथ तो कुछ मिलेगा नहीं। हम उसको लेकर आए थे इस इंटेंशन के साथ कि भाई ग्रोथ वोथ करेगा, अच्छे से गाड़ी वाड़ी चलाएगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, लेकिन उसने क्या कर दिया सर, उसने तो सारी चीज़ें खराब कर दी। वो तो जाके भाई हमारा जो है क्या कर देगा, ठोक देगा कि तो झाड़ बाड़ में जाके सर, और अपना ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा सर। ठीक है ना, तो वो कंपेटेंट नहीं है, फिर इसकी वजह से हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या नहीं कर पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसको सक्सेस नहीं अचीव होगा। अगर उसको सक्सेस अचीव करना है, उसको सर्वाइव करना है, तो आपका जो मैनेजमेंट है वो कंपेटेंट होना चाहिए। फिर कैरेक्टर भी उसका जो है अच्छा होना चाहिए। अब कैरेक्टर मतलब क्या, विजय माल्या है ना, विजय माल्या को याद करो। विजय माल्या क्या था, किंगफिशर को चला रहा था। ठीक है, जब तक वो सही से सारी चीज़ें कर रहा था तब तक वो अच्छा था। जैसे ही उसने लोन वोन लिया, ठीक है, जो भी वो जिस भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा था, किंगफिशर एयरलाइंस उसको जो है डालनी थी, किंगफिशर एयरलाइंस को उसको बड़ा करना था, लेकिन वो उसका प्लान जो है वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं रहा। तो वो क्या किया, अल्टीमेटली भाग गया इंडिया छोड़ के। अब उसका इंटेंट अच्छा था क्या, जब तक आपके मैनेजमेंट का इंटेंट अच्छा है तब तक आपको सक्सेस मिलेगा, आप ग्रो करोगे, आप सर्वाइव करोगे। लेकिन द मोमेंट, ज़रूरी तो ना हर एक मैनेजमेंट का बंदा आपका जो है क्या हो अच्छे इंटेंट के साथ काम करे। जैसे ही उसके दिमाग में लालच आया,
वो क्या कर गया, भाग गया यूके, भाग गया लंदन। अब क्या हो रहा है सर, अब उसका नाम खराब हो गया। उसके नाम खराब होने उसके नाम के साथ साथ किसका नाम जुड़ा हुआ था, किंगफिशर का नाम भी जुड़ा हुआ था। किंगफिशर भी डूब गई उस टाइम। अभी का तो मेरे को पता नहीं किंगफिशर का क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन उस टाइम पे तो किंगफिशर पूरी की पूरी डूब गई थी। पूरा का पूरा जो उसका धंधा था एकदम फ्लॉप हो गया था। सक्सेस उसको अचीव हुआ नहीं हुआ। किसके ऊपर ये सक्सेस उसका जो है जो फेलियर उसका आया, जो वो अनसक्सेसफुल हुई, वो किसके वजह से हुई, उसके मैनेजमेंट के कैरेक्टर की वजह से हुई। विजय माल्या सारा कुछ पैसा लेके भाग गया, है ना। विजय माल्या सारा कुछ पैसा लेके भाग गया तो कंपनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। अगर वो भागा नहीं होता, इधर ही रहता, कुछ ना कुछ सॉर्ट आउट करता, लोन वगैरह रीपे करता, कुछ ना कुछ करता, कुछ ना कुछ एसेट्स बेचता, कुछ ना कुछ करता, ठीक है, तो कुछ ना कुछ करके कैसे ना कैसे करके उसकी ऑर्गेनाइजेशन शायद सर्वाइव कर जाती। ठीक है, अब सर्वाइवल के कितने चांसेस है क्या नहीं थे, वो इतना डीप अपन जा नहीं सकते, लेकिन एक बेसिक एग्जांपल अपन समझ रहे हैं कि आपके मैनेजमेंट का कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। अगर आपके मैनेजमेंट का कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन भी सक्सेसफुल नहीं रहेगी, ऑर्गेनाइजेशन भी फिर अनसक्सेसफुल रहेगी। ठीक है ना। तो आपका इंटेंट, आपका जो मैनेजमेंट का इंटेंट है वो सही होना चाहिए सर। लालची नहीं होना चाहिए इंसान, अच्छे मन से काम करना चाहिए। अपना जो भी उसका टारगेट है, जो भी उसका पर्पस है, जो भी उसके ऑब्जेक्टिव्स है, सिर्फ और सिर्फ उसको अचीव करने के लिए उसने काम करना चाहिए सर, है ना। और वो ऑब्जेक्टिव भी अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं है विजय माल्या के भी तुम बोलोगे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव था भाई, वो भी कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए भागा, बट ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्टिव अच्छा होना चाहिए और अच्छा ऑब्जेक्टिव को आप अचीव करने के लिए जो है आपका मैनेजमेंट वर्क करना चाहिए। तो इन शॉर्ट सर, अगर आपको जो है इंस्टीट्यूट क्या करता है, एग्जाम में एमसीक्यू पूछता है। बिकॉज देखो, अब एमसीक्यू भी इंट्रोड्यूस उन्होंने कर दिए, पहले भी एमसीक्यू थे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में, जब ओल्ड स्कीम था तभी भी एमसीक्यू थे। लेकिन सर छोटे छोटे पॉइंट से भी एमसीक्यू बन के आते, आपको पता नहीं रहता कहाँ से एमसीक्यू बन के आएंगे। ऐसा नहीं कि आईसीआर ने जो एमसीक्यू आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किए वो डायरेक्ट उठ के आ जाएंगे, नहीं। नए नए एमसीक्यू बनते हैं सर, कहीं से भी एमसीक्यू आईसीआर बना सकता है। तो ये भी एक आईसीआर एमसीक्यू में पॉइंट पूछ सकता है आपको कि बताओ भाई, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका सर्वाइवल एंड सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड करता है। 4 ऑप्शन दे देगा, आपको जो करेक्ट वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, कंपेटेंस एंड कैरेक्टर। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट जो है क्लियर रहेगा। अगर थोड़ा सा मैं फास्ट वगैरह हो रहा रहूँगा तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बता देना, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है तो मेरे को सही में इतना आइडिया नहीं है कि मैं फास्ट जा रहा हूँ, स्लो जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, मेरे को सही में कुछ पता नहीं है। तो कमेंट सेक्शन में एक बार मेरे को बता देना, लेकिन तुमको कैसा अभी तक जा रहा है, क्या जा रहा है, वो पूरा कमेंट्स पे तुम्हारा डिपेंड करेगा भाई। तुम्हारे कमेंट्स के ऊपर ही अपन जो है आगे प्रोसीड करेंगे। तो प्लीज़ कमेंट्स जो है अच्छे से तुम करना अपने, ताकि मेरे को पता लग जाए कि अपन कैसे जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, कुछ स्लो हो रहा है, फास्ट हो रहा है, तो वो बता देना अपने को, ठीक है। ओके सर, तो अपन आगे देखते हैं अभी। सर आगे क्या बोल रहा है, बोलो। आगे बोल रहे हैं सर, मैनेजमेंट हैज़ टू ऑल्सो फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड अडेप्शन फॉर इफेक्टिव इंटरेक्शन। सर आपके मैनेजमेंट का ना सर ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, सर ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मतलब क्या सर, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने कुछ चेंज कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल सर, पहले आप कोई एक स्ट्रैटेजी जो है फॉलो कर रहे थे, और अब आपने क्या कर रहे हैं, अब आपने स्ट्रैटेजी को आपका बदल दिया। तो अब अपने स्ट्रैटेजी को बदल दिया तो ऑर्गेनाइजेशन का पूरा काम करने का तरीका ही बदल जाएगा ना। आप पहले एक स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल पहले जो है अपने मुकेश भाई थे, ठीक है, अपने मुकेश भाई थे रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो रिलायंस इंडस्ट्री की पहले ये स्ट्रैटेजी थी कि वो लोग करेंगे एक्सपांड, ठीक है ना, वो लोग एक्सपांशन करेंगे, बाहर जाएंगे, बाहर जा करके अपना बिजनेस सेटअप करेंगे, फुल एकदम अपना बिजनेस को और एकदम तेज, एकदम अग्रेसिव अप्रोच के साथ काम करेंगे सर। पहले उनका ये स्ट्रैटेजी था। अब उन्होंने स्ट्रैटेजी को क्या किया, चेंज किया, और स्ट्रैटेजी को चेंज करके उन्होंने क्या किया, यार अब थोड़ा पैसिव हो जाते हैं यार, बहुत अपन ने एग्रेसिव, अपन ने अभी जो है स्ट्रैटेजी को जो है अडॉप्ट कर लिया, बहुत ज़्यादा अपन एग्रेसिव चले गए, बहुत ज़्यादा उन्होंने क्या किया, एग्रेसिव जब वो लोग थे, एग्रेसिव स्ट्रैटेजी वो लोग जब कर रहे थे फॉलो, तो जो उन्होंने क्या किया, बहुत सारा एक्विजिशन किए, ठीक है ना, ये कंपनी को एक्वायर कर, वो कंपनी को एक्वायर कर, एकदम अपना एकदम बिजनेस को फैलाते जा। अब वो लोग क्या बोल रहे हैं कि यार अब अपन जो है कंसोलिडेट करते हैं यार, अपन चीज़ों को ना, अब अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा जो है शांत हो जाते हैं, थोड़ा अपन जो है पैसिव स्ट्रैटेजी को इस पैसिव स्ट्रैटेजी की तरफ अप्रोच करते हैं सर। तो सर अब क्या क्या करेंगे वो लोग, स्ट्रैटेजी उन्होंने अपना चेंज कर दिया, पहले एग्रेसिव थे, अब जाएंगे पैसिव, थोड़ा आराम से जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे, आराम से एकदम, है ना। तो अभी घाई वगैरह कुछ अपन नहीं करेंगे, एकदम आराम से जाएंगे। तो सर पूरा उनका काम करने का तरीका ही पूरा जो है क्या हो जाएगा, बदल जाएगा सर, है ना। पूरा काम करने का तरीका अगर उनका बदल गया सर, तो उनको क्या करना है, उनको आपका जो मैनेजमेंट है, इधर मैनेजमेंट का क्या रोल है, मैनेजमेंट का ये रोल है कि अब वो लोग चेंज ले रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है सर। तो एम्प्लॉय लोग जब भी चेंज आता है ना, थोड़ा सा रेजिस्ट करते हैं कि यार चेंज होएगा, ज़्यादा काम करना पड़ेगा, या फिर अब देखो, अब अपन अग्रेसिव से पैसिव आ रहे हैं, तो अब थोड़ा सा काम कम होगा, ठीक है ना। आप कंसोलिडेट हो रहे, पहले अग्रेसिव थे तो अपन बहुत ज़्यादा काम करने को मिल रहा था लोगों को कि यार ये काम कर, ये काम कर, ओवर टाइम कर, ये कर, वो कर, एकदम अपने को ग्रोथ करना है, एकदम ऐसा। अब अपने को पैसिव जाना है, तो अब थोड़ा उसका काम भी हल्का हो जाएगा, तो इस चेंज को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन कोई ऐसा चेंज है जिसके अंदर काम बढ़ रहा है, तो उसको थोड़ा वो रेजिस्ट करेगा, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल सर, जब टेक्नोलॉजी आई, अब बैंक्स के अंदर क्या होता है सर, पहले बैंक्स के अंदर सारा मैनुअली काम हो रहा था, ठीक है ना। 2018-17 के अगर आप रेंज में जाते हो अपना, 2018 फिर 2017 से पहले क्या हो रहा था, बैंक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा मैनुअल काम हो रहा था। अब क्या होता है, सारा कुछ टेक्नोलॉजी सिस्टम हो गया सर, ठीक है ना। आप सारा कुछ आपका, अगर आपने कोर बैंकिंग सिस्टम CBS करके अगर आपने सुना रहेगा, तो ये सॉफ्टवेयर चलता है बैंक के अंदर।
तो अब सारा कुछ उस सॉफ्टवेयर के अंदर काम होता है सर, ठीक है ना। सारा कुछ एकदम सेंट्रलाइज डेटा होता है, सारे बैंक, सारे जितने भी ब्रांचेज होते हैं वो एक ही सर्वर पे अपना डाटा स्टोर करते हैं, है ना सर। तो सारा कुछ काम एकदम एकदम सेंट्रली, एकदम सेंट्रल, एकदम सारा कुछ अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाता है, ठीक है। तो पूरा टेक्नोलॉजी का उसके अंदर मेजर रोल आता है। तो जब टेक्नोलॉजी के अंदर वो लोग शिफ्ट ले रहे थे, टेक्नोलॉजी को जो है वो लोग यूज़ करने को जा रहे थे, तो जितने भी पुराने एम्प्लॉयज़ थे, जितने भी ओल्ड एम्प्लॉयज़ ना, वो लोग रेजिस्ट कर रहे थे कि भाई यार टेक्नोलॉजी वगैरह अपने को नहीं जमेगा यार, टेक्नोलॉजी वगैरह कैसे, मतलब यार ऐसे कैसे, अपना मैनुअली काम अच्छा था ना। तो लोग चेंज को रेजिस्ट करेंगे, वो लोग चेंज को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आगे हम लोग का चैप्टर 5 आएगा, पूरा का पूरा चैप्टर 5 इसी के ऊपर बेस्ड है कि चेंज को कैसे मैनेज करना है, ठीक है ना। तो चेंज को मैनेज करना है, ये ऑर्गेनाइजेशन के चेंज को मैनेज करना है, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर। हम लोग बस इतना समझ रहे हैं कि भाई चेंज को कौन मैनेज करेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर कोई भी चेंज ला रहे हैं कौन मैनेज करेगा? मैनेजमेंट मैनेज करेगा। अब वो कैसे करेगा उसके लिए अपने को चैप्टर 5 तक का वेट करना पड़ेगा। हमारा आखिरी चैप्टर है, 5 चैप्टर होते हैं हमारे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के इसमें। तो ये किसका काम है? मैनेजमेंट का काम है। बस अपने को इतना समझना है कि ये काम किसका, चेंज को मैनेज कौन करेगा? मैनेजमेंट करेगा। बस इतना आप समझो। कैसे करेगा वो हम लोग चैप्टर 5 के अंदर समझेंगे। अभी आपको उसके लिए थोड़ा सा जो है कंट्रोल करना पड़ेगा। बस इतना आप समझो कि जब भी काम जहाँ पे बढ़ता है तो एम्प्लॉय वहाँ पे रेजिस्ट करता है, वो बोलते करके नहीं हम लोग को चेंज एक्सेप्टेबल नहीं है, वो चेंज को जल्दी से अडॉप्ट नहीं करते। जब मैनेजमेंट के लिए दिक्कतें बढ़ेगी ना, तो मैनेजमेंट को देखना है कि कैसे वो आराम से उससे वो चीज़ एक्सेप्ट करवा सकते हैं, कैसे वो लोग चेंज को जो है, कैसे वो लोग चेंज को जो है इंप्लीमेंट करेंगे जिससे सारे लोग अच्छे जो उसको एक्सेप्ट भी कर ले और ज़्यादा डिस्ट्रप्शन भी नहीं है, ठीक है ना, ज़्यादा कुछ जो है नीचे ऊपर भी ना हो, ठीक है। ये आपके मैनेजमेंट को अश्योर करना है। इफेक्टिव इंटरेक्शन उनको देखना है कि भाई हमारा जो बिजनेस है वो अपने एनवायरनमेंट के साथ सही तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है। आगे चैप्टर 2 आएगा, चैप्टर 2 के अंदर हमारे पास एक टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि आपका बिजनेस जब इंटरेक्ट करता है आपके एनवायरनमेंट के साथ में तो क्या क्या बेनिफिट होते हैं। एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं कि आपके एनवायरनमेंट में काफ़ी सारे लोग आ गए ना, जैसे आपके गवर्नमेंट आ गई, आपके कस्टमर्स आ गए, आपके सप्लायर्स आ गए, ये सारे लोग क्या आपके एनवायरनमेंट का हिस्सा है। तो हमको इन लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, हम लोग को इन लोगों के साथ करना है, इंटरेक्ट करना है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अब कैसे इंटरेक्ट करेंगे, इसके फायदे क्या होंगे, ये आगे हमारा चैप्टर 2 में आएगा। हम लोग बस क्या ले रहे हैं अभी, तो हम लोग इनिशियल स्टेज पे सर ओवरव्यू ले रहे हैं कि मैनेजमेंट हमारा क्या क्या करेगा, ठीक है ना। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हम बोल रहे हैं कि वो अच्छे से सारी चीज़ों को मैनेज करेगा, कैसे मैनेज करेगा, क्या करेगा, वो आगे आगे आएगा, लेकिन वो क्या मैनेज करेगा ये हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है ना। कि उसको अपना इंटरेक्शन देखना है कि कैसे हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट के साथ में, सही तरीके से कर रहे हैं ना, इफेक्टिवली कर रहे हैं ना, वो सारा उसको इंश्योर करना है सर। तो ये बस हम लोग अभी इधर समझ रहे हैं। उसके बाद आगे अगर अपन बढ़े सर, तो मैनेजमेंट इंक्लूड्स फंक्शंस लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोल। सर उसको प्लान करना है। मैंने तो आपको शुरू में ही बोल दिया था लेक्चर के क्या, कि भाई प्लानिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले आप लोग का मैंने ये वर्ड आपके जो है इंट्रोड्यूस किया था, प्लानिंग, कि भाई प्लानिंग आप लोगों ने की रहेगी ग्रुप 1 की, तो टेस्ट वगैरह का अपन ने वहाँ पे पार्ट मैंने बताया था ना आपको थोड़ा सा। तो प्लानिंग सर मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट कोई भी काम करेगा तो अपने प्लान के अकॉर्डिंग करेगा, ठीक है ना। तो उसको सारी चीज़ें अच्छे से प्लान करके चलनी है। जब वो प्लान को अच्छे से चीज़ों को करेगा ना सर, तो सारी चीज़ें इफेक्टिवली हो पाएगी, सारी चीज़ें एफिशिएंसी के साथ हो पाएगी, प्रोडक्टिविटी अचीव होगी। ऊपर हमने देखा ना, प्रोडक्टिविटी अचीव करना किसका काम है? मैनेजमेंट का काम है। तो अगर मैनेजमेंट को प्रोडक्टिविटी अचीव करना तो पहले उसका एक प्लान तो होना चाहिए ना यार, ये प्लान को फॉलो करेंगे, इससे अपनी प्रोडक्टिविटी आएगी, इससे अपना ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगा, इससे अपनी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो हम लोग अच्छे से जो है परफॉर्म कर पाएंगे, है ना सर। तो उसको सारी चीज़ों को क्या करना पड़ेगा? प्लान करना पड़ेगा। दूसरा उसको क्या करना पड़ेगा? तो उसको सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। हमने ऊपर देखा था पार्ट कि भैया आपके देखो यहाँ पे मैन पावर, मनी, मटेरियल, टेक्नोलॉजी, ये सारे हमारे रिसोर्सेज है जो कि क्या डिसऑर्गेनाइज्ड है। अभी तक हमने उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं किया। मैनेजमेंट का काम है कि वो सारे इन रिसोर्सेज को अच्छे से ऑर्गेनाइज करे। तो एक फंक्शन उसके यहाँ पे क्या आ गया? ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन आ गया। तो प्लानिंग हमने देख लिया, ऑर्गेनाइजिंग हमने देख लिया। डिटेल आगे आगे जैसे जैसे अपन आगे प्रोसीड करेंगे ना, वैसे वैसे जो है धीरे धीरे हमारा स्कोप बड़ा होता जाएगा। अभी हम लोग एकदम इनिशियल स्टेज पे, तो इनिशियल स्टेज पे तुम ज़्यादा मत सोचो, आगे आगे धीरे 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 तुमको एक एक चीज़ें और डिटेल में पता लगती जाएगी, ठीक है। आगे आने वाली है सारी चीज़ें, ये तो जस्ट ओवरव्यू ले रहे हैं, एक टॉपिक भी अब तक अपना खत्म नहीं हुआ है, ठीक है सर। तो ये आपको समझना है। मैं रिकॉर्डिंग देख रहा था अच्छे से चल रही है कि नहीं, बराबर है सर। उसके बाद सर उसको डायरेक्टिंग करना है सर, सारे चीज़ें को सारा। अभी अब हमने रिसोर्सेज जो है ऑर्गेनाइज कर लिया, अब ये रिसोर्सेज को यूज़ भी तो करना है। अब मैनेजमेंट थोड़ा ना हर एक काम करेगा, मैनेजमेंट को फर्दर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको किसको डेलीगेट करनी पड़ेगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थोड़ा ना सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, वो तो सिर्फ ओवरसी करता है कि हाँ भाई जो हमने काम जिसको दिया था वो अच्छे से हो रहा है, ठीक है ना। काम देना किसका काम है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम था। तो उसने काम दिया कि भैया ये तूने ऐसा काम करना, ये तू काम कर, डायरेक्ट करो, मतलब कि यार उसको काम दो कि भैया ये तेरा काम है, एक्स पर्सन है, मान लो मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ, मैंने मेरे एक्स एम्प्लॉय को पकड़ा, मैंने बोला भाई ये देख ये XYZ काम है, ये तेरे को परफॉर्म करना है, इतने इतने टाइम में तू परफॉर्म कर, ऐसे ऐसे तू परफॉर्म करना, ये तेरे को प्रॉब्लम्स आएगी। क्योंकि मैं एक्सपीरियंस हूँ ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जनरली क्या होता है, एक्सपीरियंस होते हैं, तो उनको अच्छे से पता रहता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी। जैसे अपन भी कभी पढ़ने बैठते तो अपने टीचर्स होते थे, तो उनको टीचर्स को एक्सपीरियंस है, तो अपने को गाइड करते थे कि भाई पहले ये चैप्टर को हाथ लगाना, फिर ये चैप्टर को हाथ लगाना, फिर ये सम्स इंपॉर्टेंट है, ये सम्स तुम करना।
तो अपने को पूरा डायरेक्शन मिलता था ना कि ऐसे ऐसे अपने को काम करना है, ये डायरेक्शन में जाना है, ये डायरेक्शन में जाके ये ऐसे ऐसे अपने को काम करना है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई सारी चीज़ों को अच्छे से डायरेक्ट करना। ठीक है। फिर स्टाफिंग, स्टाफिंग मतलब क्या? एम्प्लॉयज़ को हायर करना। ठीक है ना, एम्प्लॉयज़ को देखना कि उनको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही हो। ठीक है ना, अभी आपका एम्प्लॉय आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल एसेट है, आपके आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ज़्यादा अच्छा एसेट है वो सर, इंपॉर्टेंट एसेट है सर। तो आपको उसको अच्छे से सही तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, तभी वो अच्छे से काम करेगा। अगर आप उसको ध्यान नहीं दोगे, हाँ तू आ भाई जब तेरी मर्जी आई तू आ, देखो जो दिक्कत है तू तेरा तेरा देख, तेरे हिसाब से मेरे इधर तू बस आ काम कर, ऐसा नहीं सर। आपको अगर उसको कोई काम करने में प्रॉब्लम आ रही है, कोई उसको इन्वायरमेंट में अगर उसको कुछ चीज़ उसको खटक रही है, तो आप देखो उससे बात करो। अगर वो बोल रहा है कि मैं छोड़ के जाना चाहता हूँ, तो क्यों वो छोड़ के जाना चाहता है उससे पूछो, उससे डिस्कस करो कि भैया तेरा छोड़ने का रीज़न क्या है, तो क्यों हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहा है भाई, हमने क्या गलती कर दी, हमको बता तो सही, ताकि हम लोग इंप्रूव कर सकें उन चीज़ों को। तो स्टाफिंग के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएगा कि भाई आपका जो एम्प्लॉय लोग है, आपको एम्प्लॉय लोग को अच्छे से मैनेज करना है। किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सारी चीज़ें हम लोग जो है, अगर आप लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हो ना, तो 12th स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ के आते हैं, ओसी करके एक अपने को सब्जेक्ट रहता है, तो उसके अंदर अपन ने पढ़ा हुआ रहेगा, तो आपको रिकॉल हो रही रहेगी वो सारी बातें आपकी। फिर कंट्रोल, सर सारी चीज़ों को कंट्रोल, अभी सारी चीज़ों को जितना भी था रिसोर्स को अपन ने ऑर्गेनाइज कर लिया, प्लानिंग अपन ने कर ली, लोगों को अपन ने काम अलोकेट कर दिया, बता दिया भाई ऐसे ऐसे तेरे को काम करना है। एम्प्लॉय लोगों का कोई दिक्कत आ रहा था, वो भी अपन ने सॉर्ट आउट कर लिया। अब फाइनली अपने को कंट्रोल भी तो करना पड़ेगा सारी चीज़ों को। वो एक एक्स पर्सन है, एक्स पर्सन अपना एम्प्लॉय है, वो अपना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है, लेकिन क्या वो सही तरीके से काम को कर रहा है? ये भी तो मेरे को देखना पड़ेगा ना, क्या वो गलत काम तो नहीं कर रहा है। अगर वो गलत काम कर रहा है तो मेरे को उसको बताना पड़ेगा कि भाई तू गलत काम कर रहा है, ऐसा काम मत कर, ऐसे ऐसे काम कर, तब तो जाके तेरा वो काम सही तरीके से होगा। तो ये इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ेगा, सारी चीज़ों को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, ओवरसी करते रहना पड़ेगा आपको सारी चीज़ों की। भाई सारा कुछ फंक्शन है, जो भी सारे फंक्शन है आपके, सारे अच्छे से वर्क कर रहे हैं। अभी फाइनेंस का एक डिपार्टमेंट हो जाएगा आपका, एचआर का एक डिपार्टमेंट हो जाएगा, तो सारे डिपार्टमेंट अपना अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। इसके लिए आपके मैनेजमेंट को जो है उनके काम को कंट्रोल करना पड़ेगा, ओवरसी करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हाँ भाई सब बराबर सर, हाँ मॉनिटर करना पड़ेगा। तो उससे आप क्या कर पाओगे? चीज़ों को कंट्रोल कर पाओगे, आपके कंट्रोल में रख पाओगे कि भाई हाँ ये जैसे काम मैं चाह रहा था वैसे ही काम हो रहा है। ठीक है। तो ये सारा चीज़ का काम रहेगा, ये सारा काम आपका मैनेजमेंट का रहेगा। मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड रहेगा, मैनेजमेंट मतलब कि आपके वो सारे लोग, आपके की ग्रुप, टॉप लेवल मैनेजमेंट, फिर अपन देख रहे हो बॉटम लेवल मैनेजमेंट। अभी वो बॉटम लेवल मैनेजमेंट अभी चेंज हो जाएगा आगे, तुमको पता चलेगा। तो बॉटम लेवल मैनेजमेंट के बदले तुमको आएगा अलग अलग टाइप के मैनेजमेंट आएंगे। थोड़ा थोड़ा सस्पेंस बना के रखो, आएगा दिक्कत तुमको, आगे कोई भी दिक्कत नहीं होगा, मैं तुमको बताऊंगा सारी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें। ठीक है सर। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, तो आगे आपका आ रहा है फिर क्या कि फंक्शंस रेंज ऑल द वे फ्रॉम डिटर्मिनेशन ऑफ द गोल्स। सर आपके फंक्शंस बता रहे हैं कि फंक्शंस के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाएगी। तो फंक्शन के अंदर सर आपको गोल्स को डिटरमाइन करना है, क्या गोल्स रहेंगे। अब ऑर्गेनाइजेशन तो आपने बना दी, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है? ऑर्गेनाइजेशन अचीव क्या करना चाहती है? हाँ, ऑर्गेनाइजेशन तो बस बना दी, अभी उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई गोल ही नहीं है। हाँ, उसका कोई गोल होगा ना कि यार मेरे को जो है, मैंने से फॉर एग्जांपल जो है स्टेशनरी का जो है एक ऑर्गेनाइजेशन खोला, तो स्टेशनरी का मैंने ऑर्गेनाइजेशन खोला रहेगा, तो एक गोल सेट किया रहेगा ना कि भाई मेरे को जो है एक वन ऑफ द जो है लीडिंग जो है ब्रांड बनना है पूरे इंडिया के अंदर, मेरे को एक बहुत ज़्यादा बड़ा ब्रांड बनाना है मेरा स्टेशनरी का। तो ये मेरा गोल है कि इंडिया के अंदर मेरे को एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाना है स्टेशनरी का। ठीक है ना, तो ये मेरा गोल है। अब गोल क्या होता है ना, गोल के अंदर कोई टाइम नहीं होता है, कोई टाइम लिमिट नहीं होता। जैसे कि आप सीए कर रहे हो, तो आपका सीए करने का क्या है सर? गोल है। ठीक है ना, आप सीए करने का गोल है, तो फिर सीए करने का कोई टाइम नहीं है, तो पता नहीं अपने को कब सीए बनेंगे। एक स्पेसिफिक टाइम नहीं है ना, हाँ भाई सारे बंदे 5 साल के अंदर ही सीए बनेंगे, ऐसे तो कोई सर टाइम नहीं है ना। तो सर वो आपका गोल है। ठीक है ना, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव्स आपके टाइम बेस्ड होते हैं। ठीक है ना, आप बोलते हो मेरा कोई एक सर्टन एक मेरी चीज़ है, मेरे को इतने इतने टाइम में करना है, तो वो आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। लेकिन जब आप बोल रहे हो मेरे को एक सर्टन चीज़ है, मेरे को करनी है, लेकिन कोई टाइम नहीं है उसके लिए, तो आप बोलोगे उसका गोल हो गया, मेरा वो क्या है, वो गोल हो गया। तो आगे आपको गोल और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी अपन डिटेल चर्चा करने वाली है, तो जस्ट एक ओवरव्यू ले रहे हैं अपन। तो सर आपका मैनेजमेंट को क्या करना है? आपके गोल को डिटरमाइन करना है, फिर उसको जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन का पूरा जो स्ट्रक्चर रहेगा उसको अच्छे से डिजाइन करना है। आगे हम लोग चैप्टर 5 के अंदर पढ़ेंगे कि वेरियस अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे एक एसबीओ होता है, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। फिर दूसरा आपका क्या होता है सर? दूसरा आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है ना। एक आपका जो है अलग 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 टाइप के आपके स्ट्रक्चर होते हैं, फिर एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, तो अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हम लोग चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर को डिजाइन कौन करेगा? आपका मैनेजमेंट करेगा। मैनेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट का एक टास्क होता है कि भैया आप क्या करो, स्ट्रक्चर को डिजाइन करो, आपके जो भी बिजनेस का स्ट्रक्चर है उसको अच्छे से डिजाइन करो, है ना। फिर आपके जितने भी रिसोर्सेज है सर, रिसोर्सेज, इन रिसोर्सेज को आप सही तरीके से क्या करो, अक्वायर करो, है ना, उनको सही तरीके से अलोकेट करो। ठीक है ना, अब आपने अक्वायर तो कर लिया, अक्वायर करके रखा है सर, पड़ा है ऐसे ही सड़ रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए ना सर। रिसोर्सेज को आपको अच्छे से यूटिलाइज भी करते आना चाहिए, आपने उसको अच्छे से अलोकेट भी करते आना चाहिए। और आपका बिजनेस है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है सर, रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर सर एक ही बिजनेस थोड़ा है, मल्टीपल बिजनेस है ना, कॉन्ग्लोमेरेट है सर। आप बीसी के अंदर आपने पढ़ा रहेगा, तो कॉन्ग्लोमेरेट एक वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग। कॉन्ग्लोमेरेट मतलब क्या सर?
फैला हुआ बिजनेस होता है सर बहुत, है ना। एक ही बिजनेस के अंडर में क्या हो रहा है सर, एक ही बिजनेस के अंदर ऑटोमोटिव भी है, एक ही बिजनेस के अंदर एफएमसीजी भी है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, टाटा की, टाटा मोटर्स, है ना। टाटा फिर एफएमसीजी सेक्टर में भी है। टाटा का नमक आता है, टाटा की और भी बहुत सारी चीज, टाटा संपन्न आटा वगैरह भी आता है, उसका मसाले भी आते हैं टाटा के। तो तुम बोला भाई ये मोटर कार बनाते थे, कार वगैरह बनाते थे, बाइक्स वगैरह बनाते थे, इसमें ये लोग इसमें कहाँ पे आ गए, अपना एफएमसीजी में कहाँ पे आ गए, क्योंकि फैला वो बिजनेस है ना सर। ऐसे बिजनेस को अपन कॉन्ग्लोमेरेट बोलते हैं सर, वैसे बिजनेस का बोलते हैं अपन कॉन्ग्लोमेरेट बोलते हैं। तो अलग अलग बिजनेस होता है, एक टाटा मोटर्स का एक बिजनेस है टाटा के अंदर, फिर टाटा के अंदर आपका जो एक एफएमसीजी का बिजनेस है, लेकिन आपके मल्टीपल रिसोर्सेज है। तो अब आपके मैनेजमेंट का एक काम है कि मल्टीपल जो रिसोर्सेज है अपने मल्टीपल बिजनेस में अलोकेट करना, ठीक है ना। टाटा मोटर्स में सही तरीके से रिसोर्सेज पहुंचने चाहिए, एफएमजीजी वाले सेक्टर में सही तरीके से जो है अपने बिजनेस में जो है रिसोर्सेज पहुंचने चाहिए। ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टाटा का रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाटा के मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो रिसोर्सेज है ना वो अपन जो है मोटर्स वाली साइड में भी अच्छे से लगाए, अपने एफएमजीजी वाले साइड में भी अलग से बताए, केमिकल्स में भी है वो लोग, स्टील में भी है वो लोग। तो जितने भी उनके मल्टीपल बिजनेसेस है ना, वो मल्टीपल बिजनेस में अच्छे से वो लोग रिसोर्सेज को जो है यूटिलाइज करें, अच्छे से रिसोर्सेज को जो है अलोकेट करें। तो वो जो है किसका काम रहेगा, वो काम रहेगा आपके मैनेजमेंट का हिस्सा है वो, ये आपका टास्क है, मैनेजमेंट का एक टास्क है कि भाई उनको जो है रिसोर्स को अच्छे से अलोकेट करना और उनको अच्छे से यूटिलाइज भी करना, ठीक है, और अक्वायर भी सही तरीके से करना है। तो ये आपका जो है अलोकेशन का बात हो गया। यूटिलाइजेशन मोबाइलाइजेशन है, मोबाइलाइजेशन यानी कि आपका यूटिलाइजेशन ही हो गया, एक्विजिशन हो गया एंड अलोकेशन हो गया। आपका टास्क को आपको अच्छे से अलोकेट करना है, आपको बताना पड़ेगा ना हर एक एम्प्लॉय को कि भाई तेरा काम क्या है, ठीक है ना। अगर आपका जो कोई बिजनेस है तो बिजनेस के अंदर आपके पास 10 एम्प्लॉय है, तो 10 एम्प्लॉय आपने क्यों रखे, आपको उनको बताना पड़ेगा ना भाई तेरा ये काम है, तेरे को इस काम के लिए मैंने रखा है। तो जब तक आप उसको टास्क दोगे नहीं तब तक वो टास्क परफॉर्म करेगा नहीं। तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैनेजमेंट को जो है टास्क को भी अलोकेट करना है, रिसोर्स के साथ साथ में क्या किसका काम क्या रहेगा वो भी उसको जो है बताना है सर। तो ये वाली अपनी बात हो गई। अब अभी तक सब अच्छे से आपको जा रहा होगा, दिमाग में समझ में आ रहा होगा, कोई भी बाउंसर वगैरह तो जा रहा नहीं होगा, एकदम अपन बेसिक बात कर रहे हैं सर, है ना सर। आगे बढ़े, क्या बोलते हो, आगे बढ़े सर, आ जाओ आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद सर हम लोग आ जाते हैं आगे। आगे क्या बोल रहा है वो सर, एंड इंस्टॉलेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। सर ऊपर मैंने आपको बताया था कि यार अपने को कंट्रोल भी करना है सारी चीज़ों को। मैंने काम तो दे दिया, मैंने टास्क तो दे दिया, बट वो टास्क सही से परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, जैसे मैं चाहता था कि वो परफॉर्म हो। मैं चाहता था भाई एक चीज़ है ऐसे ऐसे पर्टिकुलर तरीके से हो, ठीक है, तो क्या वो उसी तरीके से हो रही है ये मेरे को देखना पड़ेगा ना सर। और ये मैं देख कर वो मैं कैसे देख पाऊंगा, जब मेरा एक अच्छा कंट्रोल का सिस्टम हो। या हो सकता है कोई फिजिकल कंट्रोल हो सकता है कोई सर आपने एप्लीकेशन बना के रखा हो, ठीक है ना, आपने हो सकता है एप्लीकेशन कंट्रोल हो। आप जब ऑडिट में जाओगे तो ऑडिट के अंदर आपको एक ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट करके चैप्टर आएगा, उसके अंदर सर आपको अलग अलग कंट्रोल्स बताए जाते हैं, है ना सर। मैनुअल कंट्रोल हो सकता है, फिर आपका एप्लीकेशन कंट्रोल हो सकता है ना सर। तो कोई एप्लीकेशन हो सकता है, मैंने एक एप्लीकेशन बना के रखा है, आपका जो भी एम्प्लॉय है वो जैसे ही आपका टास्क परफॉर्म करेगा उस एप्लीकेशन को खोलेगा, एप्लीकेशन को खोल करके उसके अंदर रिपोर्ट करेगा कि मैंने ये काम है ऐसे ऐसे कर लिया, उसका आउटकम ये है। फिर मैं उसको जाके मॉनिटर कर लूँगा, हाँ भाई मैं ऐसे ही चाहता था, इसने बराबर ऐसे ही रिपोर्टिंग की है, मतलब ऐसे ऐसे ही काम चल रहा होगा, ओके परफेक्ट गुड, ग्रीन सिग्नल दिखा दूंगा मैं उसको, बोलूँगा भाई आगे बढ़, है ना। तो ये क्या है, हो सकता है मैनुअल कंट्रोल हो कि मैं जा रहा हूँ वहाँ पे जा करके उसका फिजिकली काम को चेक कर रहा हूँ कि भाई तूने काम कैसे किया, अच्छा ऐसे ऐसे काम किया है बराबर, ऐसे ऐसे काम से वो करना किया था बराबर है तू, मैं जा करके फिजिकल चेकिंग कर रहा हूँ। तो मल्टीपल आपके कंट्रोल के सिस्टम हो सकते हैं। ये कंट्रोल का सिस्टम किसको बिठाना है, आपके मैनेजमेंट को बिठाना है। तो आपके मैनेजमेंट का जो ये एक टास्क है कि भाई अपने को क्या करना है, कंट्रोल सेटअप करना है, अपने को कंट्रोल का सिस्टम भी बिठाना है सर। तो ये एक उसका जो है काम हो जाएगा, ये उसको इंश्योर करना है सर। उसके बाद आगे आ जाते हैं हम लोग, मैनेजमेंट इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस टू मेक थिंग्स हैपन। मैनेजमेंट का आपका जो एक प्रोसेस है सर, मैनेजमेंट का क्या है सर, एक प्रोसेस है सर। मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट में अभी जो मैनेजमेंट इतना मैं बोल रहा हूँ, तो मैनेजमेंट में जो है रिफर कर रहा हूँ आपका मैनेजमेंट एक ग्रुप हो गया आपके, की आपके टॉप लेवल के जो लोग हो गए, आपके टॉप लेवल पर्सन हो गए, उनको भी अपन मैनेजमेंट बोलते हैं क्योंकि वो मैनेजमेंट का हिस्सा है ना। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का आप दूसरा नाम बोल सकते हो मैनेजमेंट, कि भैया ये हमारा मैनेजमेंट है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट ये है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना भी काम होता है वो ये लोग इनको मैनेज करते हैं, है ना। तो मैनेजमेंट का इनका जो एक प्रोसेस है, मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस भी है। मैनेजमेंट आपका जो लोग भी हो गया, ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो गया मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट एक प्रोसेस भी हो गया सर। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, मैं मैनेजमेंट मैनेजमेंट इतना बोल रहा हूँ ना तो तुम लोग शायद कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई मैनेजमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस बोल रहा है या फिर बंदे बोल रहा है। बंदे भी होते हैं आपके मैनेजमेंट पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन भी इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैनेजमेंट। और आपका एक मैनेजमेंट एक प्रोसेस भी होता है सर, प्रोसेस ऑफ व्हाट, प्रोसेस टू मेक थिंग्स हैपन, ठीक है ना, कि मेरे को अपने तरीके से काम करवाना है, मतलब कि मैं क्या करूँगा, मैनेज करूँगा, ठीक है ना। मैनेजमेंट क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप चीज़ों को करवाते हो टू गेन कमांड ओवर फेनोमेना, टू इंड्यूस एंड डायरेक्ट इवेंट्स एंड पीपल, कि आप लोगों को डायरेक्ट करते हो कि भाई तुम ऐसे काम करो,
ठीक है ना, तुम ऐसे काम मत करो, तुम इस तरीके से काम करो। तो ये मैनेजमेंट के अंदर है कि मैनेजमेंट एक पूरा प्रोसेस है, जो कि एक इंसान से कुछ काम अगर मेरे को करवाना है तो मैं कैसे करवाऊंगा, तो वो पूरा मैं मैनेजमेंट की प्रोसेस से करवा पाऊंगा सर। तो ये बात आपको समझना है सर। उसके बाद आगे आ रहा है इन्फ्लुएंस इज बैक्ड बाय। अब अच्छा, अब आपका जो है वो बता रहा है कि जो इन्फ्लुएंस कर रहे हो, हम लोग क्या बोल रहे हैं मैनेजमेंट के अंदर, आप किसको इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि भाई तू एक पर्टिकुलर टास्क है उसको ऐसे ऐसे कर, ठीक है ना। तो आप उसको क्या कर रहे हो, इन्फ्लुएंस कर रहे हो। तो आपका जो इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंस किसके द्वारा बैक किया जाता है, तो इन्फ्लुएंस अपन बोलते हैं ना यार मेरे को उसकी बैकिंग है, तो वैसे इन्फ्लुएंस को किसकी बैकिंग है, इन्फ्लुएंस को बैकिंग है किसकी, पावर की, कंपेटेंस की, नॉलेज की, फिर आपके रिसोर्सेज की, ठीक है ना, इसकी बैकिंग है इन्फ्लुएंस को सर। ठीक है, तो ये बात आपको समझना है, इतना इंपॉर्टेंट बात नहीं है, जस्ट एक इसको बस ऐसे पढ़ लो और उसके बाद आगे बढ़ो, ऐसा वाला बात है। काफ़ी टाइम वैसे मतलब इंस्टीट्यूट में थोड़ा सा, जब पहले हमारा जब ओल्ड स्कीम होता था ना, ओल्ड स्कीम में अलग ही पूरा तरह थोड़ा स्ट्रक्चर होता था इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का। ये जो स्ट्रक्चर है ये मैंने पूरा इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का स्ट्रक्चर ही फॉलो किया हुआ है, तो तुम टेंशन मत लेना। थोड़ा सा है अटपट, थोड़ा सा किधर से कभी कोई भी टॉपिक आ जाता है बीच में, थोड़ा सा इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल को डिज़ाइन ही अपनी इस तरीके से की है, तो अपन कुछ कर नहीं सकते उसमें। तो इन्फ्लुएंस क्या है सर, इन्फ्लुएंस इज बैक्ड बाय पावर, कंपिटेंस, नॉलेज एंड रिसोर्सेज। हो सकता है एमसीक्यू में पूछ ले, हो सकता है कि तुमको ये पॉइंट लिखने को जो है ज़रूरत पड़े, तो ध्यान में रखना सर। ये देखो अपने ये ना, ये हैंड रिटन नोट्स में भी है। तुम पहला पार्ट अगर देखो ना यहाँ पे, इन्फ्लुएंस इज बैक्ड बाय पावर, कंपिटेंस, नॉलेज एंड रिसोर्स, तो मैंने एक रखा हुआ है, जस्ट मेरे को लगा कि ये इंस्टीट्यूट कहीं पे पूछ सकता है, तो ये तुम उसको भी याद रखना कि इन्फ्लुएंस को किसकी बैकिंग है, तो इन्फ्लुएंस को बैकिंग है पावर की, कंपिटेंस की, नॉलेज की एंड रिसोर्सेज की। ठीक है सर, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। मैनेजर्स फॉर्मुलेट ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, ऊपर हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट क्या करता है, गोल्स को बनाता है, ठीक है ना। स्ट्रैटेजीज और वैल्यूज़ को भी कौन बनाएगा, आपके मैनेजमेंट ही बनाएगा। आपको कुछ वैल्यू बोलते हैं ना, मेरे ये वैल्यूज़ है कि मैं भाई इनकी ये मेरे मेरे उसूल है, मैं इसके खिलाफ नहीं जा सकता, तो ये वैल्यूज़ मेरे क्या है, कौन बताएगा, मैनेजमेंट बताएगा, है ना। ऑर्गेनाइजेशन के अपने कुछ वैल्यूज़ रहते हैं, ठीक है ना, उनका एक काम करने का तरीका रहता है, तो कौन बताएगा, मैनेजमेंट बताएगा वो। फिर उनकी भी क्या रहती है सर, स्ट्रैटेजीज रहती है, कौन बताएगा स्ट्रैटेजीज, मैनेजमेंट बनाएगा स्ट्रैटेजीज। टू कोप अप विद, टू अडेप्ट एंड टू एडजस्ट देमसेल्फ विद द बिहेवियर एंड चेंजेस इन एनवायरमेंट। अब हमने ऊपर देखा कि भैया जो भी आपके चेंजेस हो रहे हैं एनवायरमेंट के अंदर में, उसको जो है अपने को जो है क्या करना है सर, अडाप्ट करना है। किसका काम है, मैनेजमेंट का काम है कि अगर कोई भी चेंज आ रहा है एनवायरमेंट के अंदर तो उसको अडाप्ट कर ले, है ना सर। द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इज द सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट फर्म मैनेजर्स अंडरटेक टू पुट देयर फर्म्स इन द बेस्ट पॉसिबल पोजीशन टू compete सक्सेसफुली इन द मार्केट प्लेस। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है सर, ये बड़ा आपका इंपॉर्टेंट पैराग्राफ होने वाला है, इसको आप हाईलाइट कर लेना अपने नोट्स में कि जो आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ये एक प्रोसेस है सर, ठीक है ना। इट इज अ प्रोसेस। ऊपर भी हमने देखा था ऊपर हमने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट नहीं देखा था, ऊपर हमने क्या देखा था, मैनेजमेंट के बारे में देखा था कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस जिसके अंदर अपन इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को कि भाई इस तरीके से तुम क्या करो, काम करो, वो क्या था, मैनेजमेंट। अपन बोल रहे हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है ना। इट इज द प्रोसेस टू सेट द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इज द सेट ऑफ एक्टिविटीज। सर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या, ये एक सेट ऑफ एक्टिविटीज है, ठीक है ना, सेट ऑफ एक्टिविटीज है दैट फर्म मैनेजर्स अंडरटेक टू पुट देयर फर्म्स इन द बेस्ट पॉसिबल पोजीशन। जो कि आपके फर्म के जो मैनेजर्स होते हैं, ठीक है ना, वो लोग यूज़ करते हैं आपके स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के प्रोसेस को, जो कि क्या है, एक सेट ऑफ एक्टिविटीज़ है जिनको वो मैनेजर्स यूज़ करते हैं क्या, अंडरटेक करने के लिए, टू पुट देयर फर्म इन द बेस्ट पॉसिबल पोजीशन, जिससे वो अपनी फर्म को एक बेस्ट पॉसिबल पोजीशन में जो है प्लेस कर सके, टू कम्पीट सक्सेसफुली इन द मार्केट प्लेस, जिससे वो लोग क्या कर सके, अच्छे से कम्पीट कर सके, जितने भी उनके कॉम्पिटिटर्स वगैरह उनके साथ अपने को क्या करना है, कम्पीट तो करना है सर, तो हम लोग उनके साथ सही तरीके से कम्पीट कर पाए सर। तो ये उसकी कुछ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ है जो कि कौन यूज़ करता है सर, आपका मैनेजमेंट जो है यूज़ करता है सर। अब आपको ये वाला पॉइंट क्लियर रहेगा। तो ऊपर हमने देखा था मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है सर, इट इज़ एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस टू मेक थिंग्स हैपन, टू गेन कमांड ओवर फिनोमेना, टू इंड्यूस डायरेक्ट इवेंट्स एंड पीपल। आप इसमें इवेंट्स को भी इंड्यूस करते हो, इवेंट्स को भी डायरेक्ट करते हो, एंड आप पीपल को भी इंड्यूस करते हो, पीपल को भी डायरेक्ट करते हो। ये बात आपको समझनी है सर। उसके बाद स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हमने क्या बोला, तो इट इज़ द प्रोसेस, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इज द सेट ऑफ एक्टिविटी। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस के अंदर कुछ क्या होता है, बेसिकली सेट ऑफ एक्टिविटीज होती है जो कि आपके फर्म के मैनेजर्स अंडरटेक करते हैं अपने फर्म को पुट करने के लिए बेस्ट पॉसिबल पोजीशन में, जिसमें वो लोग सक्सेसफुली क्या कर सके, सक्सेसफुली सर कंपीट कर सके। तो ये बात आपको जो है यहाँ पे समझ लेनी है सर। ओके सर, तो आगे आप बोल रहे हैं सर, अगले टॉपिक पे अपन आ जाते हैं सर। अगला टॉपिक अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, एग्जाम में भी आ सकते हैं सर, क्योंकि 5 स्ट्रेट पॉइंट है, आपको 5 स्ट्रेट पॉइंट जो है लिखने पड़ने वाले हैं अगर एग्जाम में जो है क्वेश्चन आता है तो। सर क्वेश्चन क्या है सर, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज मेड अप ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट एक्टिविटीज। बोल रहा है कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है ना, हमने क्या बोला, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है सर, एक प्रोसेस है, ठीक है ना, एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आपका जो है क्या करता है, आपका फर्म का मैनेजर अंडरटेक करता है अपनी फर्म को बेस्ट पॉसिबल पोजीशन में डालने के लिए, जिससे वो क्या कर सके, अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ अच्छे से जो है compete कर सके सर। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है किन चीज़ों से बना हुआ है सर, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बना हुआ है सर बाय डेवलपिंग द फर्म्स विजन एंड विजन।
सर आगे हम लोग पढ़ेंगे सर, ये सारी डिटेल में चीज़ें आगे आने वाली है सर। बेसिकली आप बस ये पॉइंटर्स को जो है अपने दिमाग में बस एक बार याद कर लो, ठीक है, कि आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बना हुआ है किससे, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कैसे बना पाया, किससे बना हुआ है सर, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बना हुआ है बाय डेवलपिंग द फर्म्स विजन एंड मिशन। सर आपके मैनेजर्स को, जो भी आपके फर्म के मैनेजर्स रहेंगे, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर, अगर आपने शुरू का जो है ध्यान से सुना देखा तो मैंने कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स जो है आपको बताया था कि कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर क्या रहता है सर, आपके मेन मानूस रहते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट के वो हिस्सा रहते हैं, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। तो वो जो है क्या करते हैं सर, वो लोग आपके फर्म के विजन एंड मिशन को डेवलप करते हैं सर, आपकी फर्म के विजन एंड मिशन को डेवलप करते हैं। विजन बताते हैं कि भाई मेरा ये विजन है कि मेरे को ऐसे ऐसे जा करके फ्यूचर में जो है ये जा करके मेरे को बनना है। विजन इज बेसिकली जो आपके जो है फ्यूचर से कंसर्न रहती है कि भाई फ्यूचर में आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनना चाहता है, कैसे आपका फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन जो है दिखना चाहता है, कि भाई फ्यूचर की मेरी पोजीशन क्या हो, वो आपको बताएगा विजन। मिशन इज समथिंग जो कि आपका प्रेजेंट का पर्पस क्या है, कि मैं क्यों काम कर रहा हूँ, क्यों मैंने मेरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ के लिए काम कर रही है, पर्पस क्या है मेरी ऑर्गेनाइजेशन का। तो मिशन इज बेसिकली डीलिंग विद योर करंट सिचुएशन, एंड विजन आपकी जो है फ्यूचर की क्या सिचुएशन रहेगी, फ्यूचर का आपका क्या पोजीशन रहेगा, फ्यूचर का आपका क्या इमेज रहेगा, वो आपका जो है बताता है। तो आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट किससे बना हुआ है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बना हुआ है बाय डेवलपिंग द फर्म्स विजन एंड मिशन। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है सर, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करने पड़ते हैं सर, ठीक है ना। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, कि आपको बहुत सारे स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करने पड़ते हैं। अपन बोल रहे हैं ना कि यार अपन इस चीज़ का पर्टिकुलर चीज़ का एनालिसिस कर रहे हैं, कि भाई एक पर्टिकुलर अपने को चीज़ मिली है, अपन उसका एनालिसिस कर रहे हैं, तो अपने को जो है स्ट्रैटेजिक एनालिसिस भी उसके अंदर करना पड़ता है। उसके बाद आता है सर डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव्स। मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं सर, टाइम बेस्ड रहते हैं, कि भाई मेरे को इतने इतने टाइम में ये चीज़ जो है खत्म करनी है सर। इससे फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हो कि यार मेरे को जो है अभी मेरा आने वाला अटेम्प्ट है सितंबर 24 का अटेम्प्ट है, मेरे को सितंबर 24 के अटेम्प्ट में जो है सीए इंटरमीडिएट जो है क्लियर करना है। तो ये क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव होगा कि भाई टाइम बेस्ड है, सितंबर 24, 2 3 4 महीने जितना भी आ रहा है बीच में गैप, उतना आपका एक टाइम है, और उतने टाइम पीरियड में आपको एक चीज़ है वो अचीव करनी है। तो आपके क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। लेकिन आप बोल रहे हो मेरे को सीए बनना है, आपको नहीं पता आप सीए कब बन पाओगे, है ना सर। तो वो क्या हो गया, आपका गोल हो गया, ठीक है। तो वो आपका क्या हो गया, आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट किससे डेवलप, किस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज मेड अप ऑफ व्हाट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज मेड अप बाय डेवलपिंग द फर्म्स विजन एंड मिशन, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव्स। फिर चौथा आ रहा है क्या सर, क्रिएटिंग, चूजिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजीज। सर आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजीज को बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, फिर उसको चूज करना पड़ेगा। हो सकता है आप स्ट्रैटेजी को या तो बना दो, या तो आपके पास स्ट्रैटेजीज के ऑप्शन है, आप उसको चूज कर लो, और आपको उसके बाद चूज करने के बाद उसको इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। तो ये आपका जो है क्या रहने वाला, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का हिस्सा रहने वाला है सर। तो मेजरिंग एंड इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस। सर और क्या करोगे आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर में, बेसिकली हम लोग क्या समझ रहे हैं सर कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर हम लोग करेंगे क्या, हमने ऊपर बोला ना कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है सर, हमने बोला ना ऊपर। तो ये प्रोसेस के अंदर हम लोग करेंगे, तो प्रोसेस के अंदर सर हम लोग फॉर्म का विजन मिशन डेवलप करेंगे, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करेंगे, डेवलप करेंगे हमारे ऑब्जेक्टिव्स, क्रिएट करेंगे, चूज करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे हमारी स्ट्रैटेजीज को, और इवेल्युएट करेंगे हमारा जो भी परफॉर्मेंस रहेगा उसको हम लोग इवेल्युएट करेंगे, मेजर करेंगे कि भैया आपने ये सर्टेन स्ट्रैटेजीज जो है बना तो ली, उसको इंप्लीमेंट भी कर ली, लेकिन उसका आउटकम क्या है, उसके आउटकम को भी देखना पड़ेगा ना, उसका आउटकम सही क्या हमारे फेवर में आ रहा है, हमारे फेवर में नहीं आ रहा है, वो भी तो अपने को देखना पड़ेगा ना सर। तो वो आपका जो है यहाँ पे क्या हो गया सर, वो आपका जो है यहाँ पे क्या होगा, मेजरिंग एंड इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए और ये पूछे वो कि भाई आप बताओ कि भाई स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की इस प्रोसेस के अंदर आप करते क्या हो, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इस प्रोसेस के अंदर हम लोग फॉर्म के विजन एंड मिशन को डेवलप करते, हम लोग स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करते, हम लोग ऑब्जेक्टिव डेवलप करते, हम लोग क्रिएट करते, चूज करते, इम्प्लीमेंट करते हैं हमारी स्ट्रैटेजीज को, और हम मेजर करते हैं एंड इवेल्युएट करते हैं हमारे परफॉर्मेंस को। ये 5 पॉइंट आपको जो आप लिखने पड़ेंगे अगर वो आपको क्या पूछे कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर आप करते क्या हो, ठीक है ना सर। तो ये बात आपको जो है ध्यान देना है। उसके बाद सर हम लोग तुरंत आ जाते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ पे। देख रहे हो एकदम मतलब फटाफट से अपन ने 2 कंसेप्ट को जो है यहाँ पे खत्म भी कर दिया एकदम अच्छे से। बताओ मजाक की बात है क्या। आगे आ जाते हैं सर, आगे आ जाते हैं सर हम लोग किसके ऊपर, कंसेप्ट और स्ट्रैटेजी के ऊपर। भैया भाई अभी अपन समझते हैं किसको, स्ट्रैटेजी को, कि स्ट्रैटेजी क्या है, व्हाट इज स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी को समझते हैं सर। स्ट्रैटेजी इज मेंट टू फिल इन द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेंस ऑफ डायनामिक डायरेक्शन। स्ट्रैटेजी बेसिकली आपको जो है वो बता रहा है कि यार स्ट्रैटेजी आपको क्यों चाहिए रहती है, ठीक है ना, स्ट्रैटेजी का नीड क्यों रहता है आपको। तो स्ट्रैटेजी का नीड हमको इसके लिए रहता है कि भाई हम लोग को जो है एक डायरेक्शन मिल सके, ठीक है ना। आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस डायरेक्शन में जा रही है, किस डायरेक्शन में उस ऑर्गेनाइजेशन को जाना चाहिए, वो आपको आपकी स्ट्रैटेजीज को डेवलप करके पता चलेगा कि भाई मेरी ये स्ट्रैटेजी रहेगी। मेरे को मान लो से फॉर एग्जाम्पल मेरे को एकदम ग्रोथ चाहिए, मेरे को एकदम फुल एकदम रैपिड एक्सपांशन करना है, मैंने आज ऑर्गेनाइजेशन बना ली, मेरे को आने वाले मान लो मतलब जनरली अगर अपन देखें तो से फॉर एग्जांपल आपका 5 साल लगते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को। मान लो मैं स्टेशनरी का जो है एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर रहा हूँ, तो एक स्टेशनरी की ऑर्गेनाइजेशन को नॉर्मली 5 साल लगते हैं, एक ऑन एन एवरेज 5 साल लगते हैं ये करने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए। मैं बोल रहा हूँ भाई मेरे को 5 साल नहीं, मेरे को 2 साल के अंदर सक्सेसफुल बनना है, मेरे को 2 साल के हिसाब से सक्सेसफुल बनना है, तो मैं वो स्ट्रैटेजी उस हिसाब से बनानी पड़ेगी ना। ये तोड़ना है कि पॉसिबल नहीं है एक ऑर्गेनाइजेशन 2 साल के अंदर सक्सेसफुल नहीं बन सकती है,
ठीक है ना। कोई ऑर्गेनाइजेशन 1 साल में भी सक्सेसफुल बन सकती है, 2 साल में बन सकती है, कोई 10 साल में भी बन सकती है ना। तो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन क्या स्ट्रैटेजीज वो लोग जो है इंप्लीमेंट करते हैं। तो सर ये मेरी स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड करेगा कि मेरा डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है ना। अगर मेरा स्ट्रैटेजी ये है कि मेरे को ग्रोथ चाहिए, मेरे को एकदम जो है एकदम है ना रैपिड एक्सपांशन करना है, मेरे को मेरे बिजनेस का एकदम सक्सेसफुल बनाना है उसको, तो मेरे को पता रहेगा कि यार मेरा ये डायरेक्शन, मेरे को इसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तब जा करके मैं जो है वो जो मेरा जो मैं जो चाह रहा हूँ वो मैं तभी हो पाएगा जब मैं इस डायरेक्शन में वर्क करूँगा सर। तो उसके लिए स्ट्रैटेजी मेरे लिए जो है हेल्पफुल रहेगी। स्ट्रैटेजी मेरे को डायरेक्शन दिखाएगी कि यार मेरा ये डायरेक्शन रहना चाहिए। अगर मेरे को ग्रोथ है, मेरा स्ट्रैटेजी ग्रोथ स्ट्रैटेजी है, तो मेरे को यार इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, तब जा करके मैं वो ग्रोथ को जो है अचीव कर पाऊंगा सर। तो ये रहे हमारा फोकस क्या रहेगा सर, स्ट्रैटेजी हमको बताइए हमारा फोकस ये रहेगा। अगर मेरे को ग्रोथ चाहिए तो मेरे को ये जगह पे फोकस करना पड़ेगा, वो मेरी स्ट्रैटेजी मेरे को बताएगी कि भाई ये जगह पे फोकस कर, ये जगह पे फोकस करके तभी तेरे को ग्रोथ मिल पाएगा, ठीक है ना सर। उसके बाद सर आपका आता है सर क्या, एक सेकंड मैं रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ हमारे पास चल रही है कि नहीं। यस सर, एवरीथिंग इज वर्किंग गुड, ठीक है सर। हाँ, तो उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ सर, आपको एक डायरेक्शन मिलेगा, आपका स्ट्रैटेजी आपको क्या बताएगा, ये डायरेक्शन रहेगा भाई। अगर मेरा जो स्ट्रैटेजी है, मैं चाहता हूँ ग्रोथ चाहता हूँ, मेरे को चाहिए मेरा एक्सपांड करूँ, एकदम रैपिड एक्सपांशन हो मेरा सर, तो मेरे को स्ट्रैटेजी मेरी बताएगी फिर ये डायरेक्शन में जा, ये डायरेक्शन में जाएगा तब जाके तेरे को तेरा जो ऑब्जेक्टिव है, जो तेरा ये है, तेरे को ग्रोथ चाहिए ना, तेरे को ग्रोथ स्ट्रैटेजी फॉलो करना है ना, तो ये डायरेक्शन में जा, तेरे को तब जाके ग्रोथ मिलेगा, ठीक है सर। मेरे को एक फोकस का पॉइंट मिलेगा कि भाई इन्हीं जगहों पे इन्हीं चीज़ों पे फोकस कर, तब तेरे को जो है तेरा क्या मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा सर। फिर आता है कोहेसिवनेस, मेरा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का दिक्कत है, थोड़ा इग्नोर मारना। कोहेसिवनेस, कोहेसिवनेस मतलब क्या सर, कोहेसिवनेस मतलब एकाग्रता, यानी कि सर क्या मतलब आपका जो है क्या होगा सर, आप एकजुट बन के काम कर पाओगे, यूनिटी रहेगी सर, यूनिटी। कोहेसिवनेस मतलब क्या सर, यूनिटी। आप जो है एक एक सारे लोग मिल करके एक जगह पे फोकस कर पाएंगे, एक डायरेक्शन में जा पाएंगे, तब जा करके ही जो आपको क्या रहेगा, आपका जो डिजायर्ड आउटकम है वो आपका अचीव हो पाएगा। आप स्ट्रैटेजी को आपको स्ट्रैटेजी को कर पाएगा, आपको स्ट्रैटेजी आपके सारे लोगों को एक करेगा सर, स्ट्रैटेजी आपको यूनाइट करेगा सर, यूनिटी आपकी जो है यूनिटी को प्रमोट करेगा स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी बोलेगा करके क्या, यूनिटी दिखाओ, तुम लोग सारे लोग एक साथ रहो, सारे लोग एकजुट एकजुट बन करके काम करो, तो वो आपका जो है स्ट्रैटेजी आपको बताएगा सर। उसके बाद सर आपका अगला आता है सर ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स आर एसेंशियल टू गिव अ डायरेक्शन टू बिजनेस। सर आपके ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपके बिजनेस को एक डायरेक्शन मिल सके। मैं कह रहा हूँ ना, मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरे को ग्रोथ चाहिए, मेरे को एकदम रैपिड एक्सपांशन करना है। तो सर ये मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव। अपन आगे जब जाएंगे फर्दर, हमारे जब चैप्टर 2 आएगा, चैप्टर 3 आएगा, तो उसके अंदर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी। टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी के अंदर एक स्ट्रैटेजी होती है ग्रोथ स्ट्रैटेजी। तो मैं कब से कर रहा हूँ ग्रोथ स्ट्रैटेजी, ग्रोथ स्ट्रैटेजी, तो एक टाइप की स्ट्रैटेजी है सर। और ग्रोथ मेरा ऑब्जेक्टिव है ना, मेरे को ग्रोथ चाहिए, मेरे को ऑब्जेक्टिव, मेरा ऑब्जेक्टिव भी ग्रोथ है। मैं इसलिए तो ग्रोथ स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा हूँ कि मेरा ऑब्जेक्टिव ग्रोथ है, समझ रहे हो तुम लोग। तो सर आपका जो बिजनेस है, बिजनेस को डायरेक्शन मिलेगा अपने ऑब्जेक्टिव से, अपने गोल से। मेरा ये गोल है कि मैं इतने इतने टाइम में जो है क्या करना चाहता हूँ, मैं 2 साल में जो है स्टेशनरी का एकदम लीडिंग ब्रांड बनाना चाहता हूँ इंडिया का, एक लीडिंग ब्रांड बनना चाहता हूँ इंडिया का। तो मेरा क्या गोल ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया ना, मैंने उसको बोल दिया मैं 2 साल के अंदर अंदर ही जो है लीडिंग ब्रांड बनना चाहता हूँ। तो ये क्या होगा ऑब्जेक्टिव। फिर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं दुनिया भर में मेरे स्टेशनरी के प्रोडक्ट जो है ये करना चाहता हूँ, बेचना चाहता हूँ। तो ये मेरा गोल हो गया। मैंने टाइम नहीं रखा कि मैं इतने इतने साल में दुनिया भर में पूरे प्रोडक्ट्स बेचना चाहता हूँ मेरे स्टेशनरी के। मैंने बस बोल दिया मेरे को मेरे दुनिया भर में जो है प्रोडक्ट्स बेचने, तो ये मेरा गोल है कि दुनिया भर में मेरे को क्वालिटी प्रोडक्ट्स मेरे जो है बिकने चाहिए। तो ये मेरा क्या होगा, गोल हो गया। 2 साल के अंदर मेरे को लीडिंग ब्रांड बनना है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव होगा। तो ये मेरे को डायरेक्शन दिखाएंगे, मेरे बिजनेस को डायरेक्शन दिखाएंगे कि भाई इस डायरेक्शन में जाओ, तब जाकर के तुम तुम्हारे ऑब्जेक्टिव जो है अचीव कर पाओगे, तब जाकर के तुम तुम्हारे क्या कर पाओगे, गोल्स को जो है अचीव कर पाओगे। तो एक कौन बता रहा है, स्ट्रैटेजी बता रहा है मेरे को डायरेक्शन, ठीक है सर। बट दे डो नॉट फिल इन द नीड अलोन। सर सिर्फ ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स होंगे ना, तो उससे सिर्फ कुछ काफ़ी नहीं होगा। मतलब सिर्फ ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स रख लो, डायरेक्शन मिल जाएगा, अपने को ग्रोथ मिल जाएगा, अपन सक्सेसफुल बन जाएंगे, ऐसा नहीं सर। और भी कुछ चीज़ें जो है अपने को जो है देखनी पड़ेगी, ध्यान में रखनी पड़ेगी। स्ट्रैटेजी प्रोवाइड्स एन इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क। से स्ट्रैटेजी अपने को क्या देता है सर, एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क देता है, काम करने का तरीका बताता है कि भाई ये मेरा स्ट्रैटेजी है, तो स्ट्रैटेजी से मेरे को पता चल रहा है कि अच्छा मेरा ये ऐसा कुछ काम करने का मेरा तरीका होने वाला है। अगर मेरी ग्रोथ स्ट्रैटेजी है तो मेरे को अग्रेसिव तरीके से एकदम काम करना पड़ेगा। तो एक फ्रेमवर्क देता है सर आपको स्ट्रैटेजी की, भाई इस फ्रेमवर्क के अंदर ये इस फ्रेमवर्क को जो तू यूज़ कर और काम कर। तो सर स्ट्रैटेजी के अंदर क्या मिलता है हमको, एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क मिलता है टू सर्च फॉर एवेल्युएट एंड एक्सप्लोर बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटीज। सर अपॉर्चुनिटीज़ को हम ढूंढ पाते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग स्ट्रैटेजी एक अच्छी से हम लोग स्ट्रैटेजी को डेवलप कर लेते हैं, एक स्ट्रैटेजी को अच्छे से हम लोग क्रिएट कर लेते हैं और उसको इंप्लीमेंट करते हैं, तो अपने को एक फ्रेमवर्क मिलेगा, जिस फ्रेमवर्क के थ्रू हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ को जो है ढूंढ पाएंगे, सर्च कर पाएंगे सर, किसके लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, ठीक है ना। और उसके बाद सर अपॉर्चुनिटीज़ मिल गए, तो अभी उस अपॉर्चुनिटीज़ को अपने को कैपिटलाइज भी तो करना पड़ेगा ना। कैपिटलाइज किसके बेसिस पे कर पाएंगे, तो कैपिटलाइज हम लोग हमारे स्ट्रेंथ के बेसिस पे कर पाएंगे, है ना सर। हम लोग हमारे स्ट्रेंथ्स को यूज़ करेंगे और अपॉर्चुनिटीज़ को जो है क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे सर। अब उसके बाद सर और सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ तो नहीं है, जरूरी नहीं है सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ है, थ्रेड्स भी आ सकते हैं सर, थ्रेड्स भी मिल सकते हैं सर। स्ट्रैटेजी को जो हम लोग यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं,
पोटेंशियल जो थ्रेट्स हो गए ना सर, उनको जो है परसीव कर सकते हैं, उनको हम लोग ढूंढ सकते हैं, और उनके लिए हम लोग क्या लगा सकते हैं, हमारे जो भी हमारे जो ये रहेंगे सेफ गार्ड वगैरह रहेंगे, वो सेफ गार्ड्स वगैरह हम लोग लगा पाएंगे ना। इधर इसी एरिया में मेरे को थ्रेट आ रहा है, मैं उस एरिया में क्या करूँगा, कंट्रोल इम्पोज करूँगा, उस एरिया में मैं क्या करूँगा, सेफ गार्ड लगाऊंगा। सिक्योरिटी में मान लो ना सर, आपको पता लग रहा है कि आपके आसपास के एरिया में चोरी हुई है, और आपकी सोसाइटी का वॉचमैन नहीं है ना। तारक मेहता में ना, सोसाइटी के अंदर चोर आ गया, चलो वॉचमैन लगाते है ना सर। तो आपने देखा क्या है भाई, क्या रिस्क आ रहा है, थ्रेट आ रहा है कि यार चोर वगैरह आने वाले, सिक्योरिटी बढ़ाओ, सिक्योरिटी बढ़ाओ। तो आप क्या करो, इम्पोज करो, तो आप थ्रेड्स को ढूंढ पाओगे। अगर आपके पास एक स्ट्रेटेजी होगी तो आप आपके जो भी पोटेंशियल थ्रेड्स है उनको ढूंढ पाओगे, और उनसे डील कर पाओगे ना, उनको कैसे आपको डील करना है, सिक्योरिटी वगैरह बढ़ानी होगी, अब आप बढ़ाओगे। वो आप उसके बेसिस में आपका जो भी क्या रहेगा रिएक्शन रहेगा, वो आप रिएक्शन लोगे, रिप्लाई करोगे आप, यार भी कोई थ्रेट आया, मैंने ये सेफ गार्ड लगा दिया, है ना सर। तो वो किसके किसके वजह से कर पाओगे आप, स्ट्रैटेजी आपको एक फ्रेमवर्क देगा, उसके बेसिस पे आप जो है क्या कर पाओगे, ये चीज़ कर पाओगे। टू ऑफसेट कॉर्पोरेट वीकनेस, आप आपके जो भी वीकनेस रहेगी उसको ऑफसेट कर पाओगे। आपको पता लग जाएगा यार मेरी ये वीकनेस है, मेरे को इस पर काम करना पड़ेगा, है ना। तो स्ट्रैटेजी आपको हेल्प करेगी कि आप आपकी वीकनेस को जो है ऑफसेट करो, आप आपकी वीकनेस को भगाओ, और आपको उसके बदले क्या करो, स्ट्रेंथ्स को डेवलप करो, है ना। तो आपकी स्ट्रेंथ को वो डेवलप करेगा, आपकी वीकनेस को खत्म करेगा। कौन खत्म करेगा, आपका स्ट्रैटेजी। ठीक है, स्ट्रैटेजी आपको एक फ्रेमवर्क देगा जिससे आप कर पाओगे, आपके अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च कर पाओगे, आपके पोटेंशियल थ्रेट्स को परसीव कर पाओगे, आपके स्ट्रेंथ्स का पूरा पूरा अच्छी तरीके से आप यूटिलाइज कर पाओगे, और आपके वीकनेसेस जो भी रहेंगे ना उसको आप ऑफसेट कर पाओगे, खत्म कर पाओगे। स्ट्रैटेजी आपको जो है इसके लिए क्या करेगा, एक फ्रेमवर्क देगा। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है सर, जितने भी मैंने ब्लैक पॉइंट्स दिए हुए ना, तो ब्लैक पॉइंट्स आपके ये है सर, पॉसिबल क्वेश्चंस भी है कि भाई एग्जाम में आपको एज अ क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ब्लैक पॉइंट्स जो है वो हेडिंग नहीं है, क्वेश्चंस भी है कि एग्जाम में आपको क्वेश्चंस भी आ सकते हैं वैसे। तो ये बात आप लोग याद रखना, नोट्स में जगह जगह आपको जो है ऐसे जो है चीज़ें देखने को मिलने वाली है सर। उसके बाद आता है सर, इंपॉर्टेंट टू नोट दैट स्ट्रैटेजी इज नो सब्सटीट्यूट फॉर साउंड अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। ऐसा नहीं कि यार आपके पास अच्छा स्ट्रैटेजी है ना, तो यार मैनेजमेंट वगैरह की क्या जरूरत है यार, अपने पास तो एक इतना अच्छा स्ट्रैटेजी है, छोड़ मैनेजमेंट वगैरह, क्या चाहिए मैनेजमेंट वगैरह आए जब उसका मर्जी करे। मैनेजमेंट यानी कि क्या, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह, ये लोग सारे मेन मान लो ना, आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले, उनको अपन मैनेजमेंट बोल रहे हैं। तो फिर अब ऐसा नहीं है कि यार तुम्हारा मैनेजमेंट फिर काम ही नहीं करे, जब उसका मर्जी आया तब वो काम पे आया, जब उसका मर्जी आया काम पे नहीं आया, छुट्टी लेके घर पे बैठा रहे। क्यों, अपने पास तो स्ट्रैटेजी है ना यार। ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है सर, आपका स्ट्रैटेजी है एक सब्सटीट्यूट नहीं है सर। किसका सब्सटीट्यूट नहीं है, साउंड अलर्ट रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट का सर। साउंड अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट का सब्सटीट्यूट नहीं है सर स्ट्रैटेजी। ये बात आपको याद में रखना है सर, एमसीक्यू आपका जो है आ सकता है। वैसे तो काफ़ी बेसिक सा पॉइंट है सर, अपने को भी समझते हैं यार स्ट्रैटेजी, तो ऐसे थोड़ा ना मैनेजमेंट को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह सब छोड़ देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है ना। स्ट्रैटेजी है, उसको इंप्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजमेंट की। उसके लिए उसको साउंड रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट को जो है पूरा जो जितना भी उसका जो चीज़ें है वो तो उसको उसकी परफॉर्म करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं स्ट्रैटेजी आ गया तो चल अपना काम हो गया, स्ट्रैटेजी देख लेगा अभी। अरे स्ट्रैटेजी कोई बंदा तोड़ना है यार, वो तुमको समझना पड़ेगा सर। इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज दैट अ स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट। याद रखना, स्ट्रैटेजी है ना कभी भी आपका परफेक्ट नहीं हो गया, ठीक है ना। स्ट्रैटेजी आपका कभी भी परफेक्ट नहीं होगा, ऐसे ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता कि यार मैंने एक स्ट्रैटेजी थी, वो स्ट्रैटेजी पूरी की पूरी परफेक्ट थी, ठीक है ना। ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता, कुछ ना कुछ उसके अंदर खामियां होगी, और उस खामियों का आपको भुगताना भी जो है भुगतना पड़ेगा सर। खामियों का जो भी आपका जो रिजल्ट होगा वो भी आपको जो है जो भी आउटकम रहेगा वो आपको जो है फेस करना पड़ेगा सर। तो ऐसा नहीं कि कोई भी स्ट्रैटेजी आपका क्या रहेगा, परफेक्ट रहेगा, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल। ऐसा भी नहीं है कि हर एक स्ट्रैटेजी खराब भी होगा, है ना सर। ऐसे तो नहीं हर एक स्ट्रैटेजी सब पे एप्लीकेबल हो, ठीक है ना सर। ऐसा नहीं है सर, जरूरी नहीं है कि आपका हर एक स्ट्रैटेजी क्या रहे, परफेक्ट रहे, फ्लॉलेस रहे, या फिर ऑप्टिमल रहे, ठीक है ना सर। उसके बाद आप लोग आगे आ जाते हैं। इट इज़ इन द वेरी नेचर ऑफ स्ट्रैटेजी दैट इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक मतलब क्या, एक प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल होना चाहिए। आपने एक ऐसी स्ट्रैटेजी बना दी कि फॉर एग्जांपल यार मैं पाकिस्तान जाऊँगा, पाकिस्तान में मैं घुस के जो है ऐसे ऐसे मार के उधर से ऐसे ऐसे बंदे बंदे ले आऊँगा और फिर अपने इधर काम पे लगा दूंगा। ऐसा नहीं कर सकता, प्रैक्टिकल होना चाहिए ना यार। तो ऐसा नहीं बोल सकता मैं किधर जाके बम फोड़ दूंगा और बम फोड़ने के बाद मैं ऐसे ऐसा ऐसा कर लूँगा, ऐसा तो नहीं हो सकता सर। स्ट्रैटेजी तो तुम्हारी होनी चाहिए वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए सर, ठीक है। और फ्लेक्सिबल भी होनी चाहिए, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट जो हम लोग देखते हैं कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। आज एनवायरनमेंट में जो है कुछ नया ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, कल कोई दूसरा ट्रेंड आ जाए, परसों कोई दूसरा ट्रेंड आ जाए। तो आपको आपकी स्ट्रैटेजी को फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा कि आप उसका जो चेंज को है वो अडाप्ट कर सको। और आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, प्रैग्मेटिक होनी चाहिए। प्रैग्मेटिक यानी कि क्या, प्रैक्टिकल होनी चाहिए सर, कि प्रैक्टिकली आप उसको इंप्लीमेंट करते आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई ऐसी जो है स्ट्रैटेजी बना दी कि भाई चांद ताड़े तोड़ लाऊंगा, ऐसे तोड़ना होता है। प्रैक्टिकल होना चाहिए ना, कोई प्रैक्टिकल बात करूँ तो वो प्रैग्मेटिक होना चाहिए और फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि भाई अगर कोई भी इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आए तो अपन तुरंत स्ट्रैटेजी को भी अपनी चेंज कर पाए। वो रिजिड नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। टू टेक केयर ऑफ सडन इमरजेंसीज, जैसे कि मैंने बोला चेंज अगर आगे कोई ट्रेंड अभी एक तरीके का ट्रेंड चल रहा था, फटी हुई जीन्स का ट्रेंड चल रहा था, तो आपने जो है भर भर के जो है एकदम फटी हुई जीन्स लेकर आ गया, तुरंत अगले दिन जो है नॉन फटी हुई जीन्स का ट्रेंड आ गया, तो अब आप क्या करोगे।
है ना। तो आपको जो है आपकी स्ट्रैटेजी उस तरीके से डिज़ाइन करना है कि यार उतना स्टॉक अपने को मेंटेन करके चलना है कि भाई अगर कोई दिक्कत भी आती है, ट्रेंड में चेंज भी होता है, तो अपन उतना स्टॉक ही रखें जितना अपन फटाफट क्लियर भी कर सके। एकदम ऐसे अपन बहुत ज़्यादा स्टॉक रखेंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी सर, अपने को अपने ऊपर ही फिर वो अपने गले ही पड़ जाएगा स्टॉक। तो वो आपको स्ट्रैटेजी उस तरीके की रखनी है कि भाई पूरी फ्लेक्सिबल हो, कि कहीं पे भी अगर चेंज आता है तो आप उसको भी चेंज कर सको, आपकी स्ट्रैटेजी को भी चेंज कर सको, और स्ट्रैटेजी को भी आप आपके चेंज के साथ अडॉप्ट करवा सको। कोई भी आपका फेलियर वगैरह को अगर आपको अवॉइड करना है सर, ठीक है ना, अगर आपको चाहिए कि भाई कोई भी फेलियर वगैरह ना हो, अभी इसमें क्या हो गया, आपने डिमांड को सही तरीके से प्रोडिक्ट नहीं किया, आपने ज़्यादा स्टॉक भर लिया, और आपको क्या हो गया सर, आपको क्या हो गया, आपका स्ट्रैटेजी फेल कर जाएगा ना फिर, ठीक है ना। तो सर आपको वैसा नहीं करना है, आपका स्ट्रैटेजी जो है हमेशा क्या रहना चाहिए, साउंड रहना चाहिए और फ्लेक्सिबल रहना चाहिए सर, ये बात आपको जो है ध्यान में रखना है सर। उसके बाद सर हम लोग आ जाते हैं सर स्ट्रैटेजी मेकिंग का पिरामिड। ये इधर हमने जो है एक बहुत ही छोटा सा पार्ट यहाँ पर टच किया हुआ है, इसलिए मैंने सिर्फ इसका एक डायग्राम रखा हुआ है। मॉड्यूल खुल के देखोगे तो उसके अंदर आपको बहुत बड़ी थ्योरी मिलेगी, बट उतना कुछ भी रिलेवेंस नहीं है उस थ्योरी का। तो बस आप इस डायग्राम के थ्रू समझ लीजिए कि भाई आपका स्ट्रैटेजी मेकिंग का पिरामिड क्या रहेगा। बिकॉज अलग अलग लेवल्स रहते हैं सर आपके, कॉर्पोरेट लेवल रहता है, बिजनेस लेवल रहता है, फंक्शनल लेवल रहता है, जो मैंने आपको बोला था ना स्टार्टिंग में कि एक टॉप लेवल रहता है, फिर एक बॉटम लेवल रहता है। इधर बॉटम लेवल नहीं चलता, इधर एक कॉर्पोरेट लेवल रहता है, फिर बिजनेस लेवल रहता है, फिर फंक्शनल लेवल रहता है। ठीक है, इधर जो मेजर 3 ये लेवल्स रहते हैं, और दूसरा आपका जो है एक ऑपरेटिंग लेवल भी रहता है, ऑपरेशन लेवल भी रहता है। वो उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता। मेन हमारे सिलेबस के अंदर जिसका इंपॉर्टेंस है वो 3 लेवल्स का इंपॉर्टेंस है, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल। तो कॉर्पोरेट लेवल पे आपकी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी बनती है, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है आपके कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर का। मैंने आपको बोला था ना कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर शुरुआत में जो आपके मेन मानूस रहते हैं एकदम टॉप पे रहते हैं सर, तो इधर टॉप लेवल मैनेजमेंट नहीं बोला जाता है, इधर कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट बोला जाता है, ठीक है ना। तो आप टॉप को जो है यहाँ पे किससे रिप्लेस कर देंगे, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट से रिप्लेस कर देंगे। तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी कौन बनाएगा, आपका कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स बनाएंगे। फिर उसके बाद सर आपका क्या होगा सर, आपकी बिजनेस स्ट्रैटेजी आती है, ठीक है ना। तो ये कौन बनाएंगे सर, आपके बिजनेस लेवल मैनेजर बनाएंगे आपके, ठीक है ना, बिजनेस लेवल जनरल मैनेजर्स, ठीक है ना। जो जनरल मैनेजर जो आपकी पूरे ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल को जो है पूरा चीज़ों को जो है देखते हैं सर। फिर उसके बाद आता है आपके फंक्शनल स्ट्रैटेजी। फंक्शन यानी कि सर आपका R&D हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, HR हो गया, ठीक है ना सर। फिर आपका फाइनेंस हो गया। ये सारे आपके अलग अलग क्या फंक्शंस है सर। इन अलग अलग फंक्शंस के अलग अलग मैनेजर्स रहेंगे। तो इन अलग अलग मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने फंक्शन के लिए स्ट्रैटेजी बनाना, समझ रहे हो सर। R&D का जो मैनेजर रहेगा वो अपने R&D के लिए स्ट्रैटेजी बनाएगा, फाइनेंस का जो मैनेजर रहेगा वो अपने फाइनेंस के लिए स्ट्रैटेजी बनाएगा, ह्यूमन रिसोर्स का जो मैनेजर रहेगा वो अपने ह्यूमन रिसोर्स के लिए जो है स्ट्रैटेजी बनाएगा सर। तो हर एक डिफरेंट फंक्शन है, डिफरेंट फंक्शन के डिफरेंट मैनेजर्स है, वो लोग अपने अपने फंक्शन के लिए क्या बनाते जाएंगे, स्ट्रैटेजीज बनाते जाएंगे सर। तो आपका फंक्शनल लेवल मैनेजर का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा फंक्शनल स्ट्रैटेजीज को बनाने का। और फिर आपका सर ऑपरेटिंग स्ट्रैटेजीज को कौन बनाएगा सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लांट मैनेजर्स, जोग्राफिक यूनिट मैनेजर्स। अलग अलग जोग्राफी होती है सर, अभी जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री का थोड़ा मुंबई में धंधा चलता है, अलग अलग जोग्राफी में धंधा चलता है, महाराष्ट्र में धंधा चल रहा है, दिल्ली में धंधा चल रहा है, चंडीगढ़ में धंधा चल रहा है, अलग अलग उनका पूरा एरिया में उनका जो है धंधा चल रहा है, अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग जोग्राफिक एरिया में उनका जो है धंधा चल रहा है। तो अलग अलग जोग्राफिक एरिया के हिसाब से उनके अलग अलग मैनेजर्स होंगे, जो कि वो लोग क्या बनाएंगे सर, स्ट्रैटेजी बनाएंगे आपके ऑपरेशन स्ट्रैटेजीज की। भाई उस जोग्राफिक में महाराष्ट्र के अंदर अपन कैसे धंधा करेंगे, हो सकता है महाराष्ट्र के अंदर अपन जैसे धंधा करें वैसे धंधा अपन वही दिल्ली में करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है सर। महाराष्ट्र पे अपन एक तरीके से धंधा कर रहे हैं बिकॉज महाराष्ट्र के लॉज अलग है, महाराष्ट्र का रेगुलेशन अलग है, महाराष्ट्र के जो लोग रहने वाले हैं उनका जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा सा अलग रहेगा, दिल्ली के लोगों का लाइफस्टाइल थोड़ा सा अलग रहेगा, दिल्ली के लोगों का, दिल्ली का एरिया का जो लॉज रेगुलेशन अलग रहेंगे। तो वहाँ पे मेरी स्ट्रैटेजी कुछ और रहेगी, अलग स्ट्रैटेजी रहेगी। तो उसके हिसाब से मेरी स्ट्रैटेजी क्या करेगी, ऑपरेशन स्ट्रैटेजी भी जो क्या करेगी, वेरी करेगी। तो सर जो ऑपरेशन स्ट्रैटेजी है वो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका अगर एक प्लांट है जो कि महाराष्ट्र में है और एक प्लांट है जो कि दिल्ली में है, तो जो भी उस प्लांट का मैनेजर रहेगा वो प्लांट का मैनेजर जो क्या करेगा, ऑपरेशन स्ट्रैटेजी बनाएगा। अगर कोई जोग्राफी के अंदर, डिफरेंट जोग्राफी के अंदर आपके क्या है सर, डिफरेंट फंक्शन है आपके, डिफरेंट ऑपरेशन चल रहे सर, तो उसके जो भी मैनेजर रहेंगे, वो जोग्राफिक एरिया का जो भी मैनेजर रहेगा वो आपका क्या करेगा, उस पर स्ट्रैटेजी बनाएगा सर। तो ये क्या रहेगा सर आपका, ये आपका स्ट्रैटेजी मेकिंग का पिरामिड हो गया सर। क्लियर है सर, यहाँ तक आपको देख लो एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लो ये नोट्स को आप। अगर आपको इधर तक कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसको कमेंट सेक्शन में या तो एड्रेस कर दूंगा या तो अगले लेक्चर में एड्रेस कर दूंगा। ये आप देख सकते हो सर यहाँ तक का पार्ट। ठीक है सर, अब अभी अपन आ जाते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट सर आ रहा है स्ट्रैटेजी के ऊपर, स्ट्रैटेजी के लेकर के मतलब अभी अपन बात करने वाले। तो स्ट्रैटेजी सर हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। सर ये प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव क्या है सर, इसको समझते हैं अपन। सर प्रोएक्टिव मतलब क्या सर, पूरी तरीके से आपने प्लान करके रखा हुआ है चीज़ों को, ठीक है ना, आपने पूरी स्ट्रैटेजी को अच्छे से प्लान करके रखा हुआ है कि यार मैं ऐसे ऐसे करूँगा। से फॉर एग्जाम्पल सर आप एज ए CA स्टूडेंट, सर CA स्टूडेंट अपन क्या स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि यार अपन जो है क्या करेंगे, पहले क्लासेस खत्म करेंगे,
क्लासेस खत्म करने के बाद इतने इतने टाइम अपन रिवीजन करेंगे, इतना इतना टाइम रिवीजन करने के बाद अपन क्या करेंगे, इतने इतने टेस्ट देंगे, और इतने इतने टेस्ट देने के बाद अपन फाइनल जाकर जो है एग्जाम जो है दे करके आएंगे सर। तो ये अपना क्या रहता है, जनरली स्ट्रैटेजी रहता है, उसके अंदर अपन और डिटेल में जो है खोल करके जो है पूरा अच्छे से अपनी स्ट्रैटेजी को डिजाइन करते हैं कि अपन इतने इतने टाइम में इतना इतना चीज़ करेंगे, फिर इतने इतने टाइम में इतना इतना चीज़ें करेंगे। वो ज़रा अपने पूरा स्ट्रैटेजाइज रहता है सर। तो आपने क्या करा, पूरी तरीके से प्लान करके रखा है चीज़ों को, आपने स्टार्ट टू एंड, ठीक है ना, डे वन से लेकर जिस दिन आपने लेक्चर परचेज किया, फिर जिस दिन आपने लेक्चर देखना शुरू किया, उस दिन से लेकर के आपने एग्जाम जिस दिन था आपका, इस एग्जाम आपका जिस दिन होगा लास्ट, जो भी आपका पेपर 6 होगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, ठीक है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, आपने उस डेट तक का पूरा प्लान बना दिया, तो हो गया आपका प्रोएक्टिव। फिर आपकी स्ट्रैटेजी जो भी आपका होगा वो स्ट्रैटेजी होगी प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी बोला जाएगा। क्यों? तो आपने डे वन से लेके डे एंड तक का पूरा स्ट्रैटेजी बना दिया, पूरा स्ट्रैटेजी आपने प्लान कर दिया सर, तो आपका प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी कहलाया जाएगा। लेकिन आपने सर इसमें से क्या बोला कर कि मैं ना अभी अपन जो है क्या करते हैं, थोड़ा करके अपन स्ट्रैटेजी को डेवलप करते हैं। पहले दिन से पूरा एंड डेट तक की स्ट्रैटेजी नहीं बनाते, अपन ने क्या बोला, अपन थोड़ी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, थोड़ा टाइम में स्ट्रैटेजी को जो है अपन अपडेट करते जाएंगे अपने। तो पहले अपन ने क्या बोला, पहले अपन ने बोला अपन अपने क्या करना, अभी लेक्चर्स देखने ना, तो अपन सिर्फ लेक्चर्स देखने की स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि भाई दिन में उठूंगा, दिन में उठ के इतने से इतने टाइम लेक्चर देखूंगा, इतने से इतने टाइम होमवर्क करूँगा, इतने से इतने टाइम बाकी का काम करूँगा, इतने से इतने टाइम बाद फिर मैं आखिर क्या करूँगा, सो जाऊँगा सर। तो सर आपने क्या कर दिया, आपने एक दिन का एक पूरा स्ट्रैटेजी बना दिया। और दिन का स्ट्रैटेजी आपने क्यों बनाया, ताकि आपने सिर्फ आपके लेक्चर्स देखने तक के लिए ये स्ट्रैटेजी बनाया हुआ है। आगे आपने बोला कि क्या अगर कोई भी दिक्कत आएगी, अगर से फॉर एग्जांपल आपने हो सकता है पहले स्टार्ट सिर्फ दो ही क्लासेस से किया हो, आपने हो सकता है सिर्फ ऑडिट और एफएमएसएन का क्लास लगाया हो, कॉस्टिंग का क्लास आपने सोचा हो कि अपन थोड़ा टाइम बाद में लगाएंगे, तो थोड़े टाइम बाद जब अपन कॉस्टिंग का क्लास लगाएंगे तो फिर अपन स्ट्रैटेजी को थोड़ा बहुत चेंज कर लेंगे। तो आपने एक साथ पूरी स्ट्रैटेजी को यहाँ पे डेवलप नहीं करी है, एक साथ पूरी स्ट्रैटेजी को आपने बना ली दी है। आपने बोला मैं यार थोड़ा जो है स्ट्रैटेजी को बनाते चलूँगा, बीच में कहीं पर भी अगर कुछ चेंज आएगा तो मैं मेरी स्ट्रैटेजी को जो है क्या करूँगा, उसके हिसाब से जो है अल्टर कर लूँगा सर। तो आप क्या कर रहे हो, अब रिएक्टिव रह रहे हो, आप बोल रहे हो कि क्या जैसे चेंज आएगा, ठीक है, जैसे चेंज आएगा मैं वैसे मेरी स्ट्रैटेजी को जो है चेंज कर लूँगा। अभी मैं एक करता हूँ, एक थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बना देता हूँ, इस स्ट्रैटेजी का मैं शुरू करता हूँ, आगे जाके चीज़ें बदलेगी तो मैं मेरी स्ट्रैटेजी को भी बदल दूंगा, है ना। आप ये नहीं बोल रहे हो। प्रोएक्टिव में आप क्या बोल रहे हो, प्रोएक्टिव में बोल रहे हो मैं डे वन से एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करूँगा, फिर अगर सर्कमस्टेंस में बाद में कोई चेंज आ जाए, हो सकता है एग्जाम डिले वगैरह हो जाए, ठीक है ना, हो सकता है एग्जाम जाए या फिर जो है ज़्यादा प्रीपोन्ड हो जाए, पोस्टपोन्ड होने के बदले एग्जाम हो जाए प्रीपोन्ड हो जाए, तो सर आप बोल रहे हो कि मैं फिर भी स्टिल मैं मेरी स्ट्रैटेजी वही रखूँगा, स्टिल मैं मेरी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने पहले से प्लान करके रख दी मेरी स्ट्रैटेजी। मैं प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी रख रहा हूँ अपनी, है ना सर। तो मैं बोल रहा हूँ स्ट्रैटेजी, फिर आपकी परफेक्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, प्रोएक्टिव परफेक्ट स्ट्रैटेजी है आपकी कि रिएक्टिव परफेक्ट स्ट्रैटेजी है। तो हम बोल रहे हैं सर स्ट्रैटेजी है तो प्रोएक्टिव भी नहीं होनी चाहिए, ना ही रिएक्टिव होनी चाहिए, हम बोल रहे हैं इसका ब्लेंड होना चाहिए सर, पार्टली प्रोएक्टिव होना चाहिए, पार्टली रिएक्टिव होना चाहिए। यानी कि क्या आप शुरुआत करो किसके साथ में, थोड़ा सा प्रोएक्टिव होकर शुरुआत करो, आगे चल के अगर कोई चेंजेस आता है तो आप उसको अल्टर करके रिएक्टिव भी बना दो, आप उसको अल्टर करके क्या कर दो, रिएक्टिव भी बना दो। ऐसा मत रहो कि भाई मैंने स्टार्टिंग में एक चीज़ सोच ली तो अब मैं इसी चीज़ को करूँगा, नहीं। अगर सर्कमस्टेंस में चेंज आ रहे, सिचुएशन में चेंज आ रहे, तो आप भी उस चेंज को अडेप्ट करो और उस वक्त पे आप क्या हो जाओ, रिएक्टिव हो जाओ, ठीक है ना। जब तक चेंजेस नहीं आ रहा है तब तक आप प्रोएक्टिव रहो ना, जैसे चेंज आ रहा है आप रिएक्टिव बन जाओ। तो आपका परफेक्ट स्ट्रैटेजी क्या है, परफेक्ट स्ट्रैटेजी इज ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड ब्लेंड ऑफ रिएक्टिव, ठीक है ना, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव का ब्लेंड, ठीक है ना, आपका एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी कहलाया जाएगा। तो सर अपन देख लेते हैं, कंपनी स्ट्रैटेजी इज टिपिकली अ ब्लेंड ऑफ, बोल रहे हैं ना ब्लेंड, ठीक है ना, ब्लेंड को यहाँ पे अपन क्या कर ले, हाईलाइट कर लेते हैं। तो ब्लेंड होना चाहिए किसका सर, प्रोएक्टिव का एंड रिएक्टिव का। प्रोएक्टिव मतलब क्या, प्रोएक्टिव एक्शंस ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर्स टू इंप्रूव द कंपनीज मार्केट पोजीशन। अच्छा अभी अपन इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, किसके, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके मैनेजर क्या ट्राई करेंगे कि भाई अपना जो मार्केट का पोजीशन है, अपना जो मार्केट का शेयर है वो जो है इंप्रूव हो, अपन ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कैप्चर कर पाए, अपना मार्केट के अंदर पोजीशन एकदम अच्छा बने, ठीक है, कि कल को जाके कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी चीज़ों के अंदर फ्लक्चुएशन वगैरह आती है तो अपना मार्केट शेयर जो है एकदम सिक्योर रहना चाहिए, अपना पोजीशन में कोई भी जो है दिक्कत नहीं होना चाहिए, अपना पोजीशन जो है सिक्योर होना चाहिए, है ना सर। तो आपका प्रोएक्टिव रहने, आपके प्रोएक्टिव एक्शंस आपकी मदद करेंगे आपके मैनेजर्स को क्या करने के लिए, आपके मार्केट की अच्छी पोजीशन बनाने में, मार्केट के अंदर अच्छी पोजीशन बनाने के लिए आपका प्रोएक्टिव एक्शंस आपको हेल्प करेंगे। एंड आपका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहेगा वो आपको जो है इंप्रूव करेगा, कौन, आपके प्रोएक्टिव एक्शन जैसे जैसे आप लेते जाओगे आपके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है आपका क्या होता जाएगा, इंप्रूव होता जाएगा। फिर आते सर रिएक्शंस। अब ये रिएक्शंस क्या करेंगे सर, रिएक्शंस टू अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट। सर आपको जो है रिएक्टिव रहना है किसको, अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स, कोई ऐसा चीज़ हो गया, कोई ऐसा डेवलपमेंट आ गया जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने सोचा था कि भाई मैं ऐसे ऐसे काम करूँगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टेशनरी का जो स्टेशनरी मैन्युफैक्चर करता हूँ, मैंने सोचा मैं क्या करूँगा, प्लास्टिक के शॉर्पनर बनाऊंगा, और बाद में पता चला कि गवर्नमेंट ने प्लास्टिक में बैन डाल दिया, तो मैं प्लास्टिक के शॉर्पनर बना नहीं पा रहा हूँ। क्यों, प्लास्टिक के शॉर्पनर बनाने में प्लास्टिक तो रहेगा, अब मेरे को हो सकता है वुडन शॉर्पनर बनाने पड़े, क्योंकि शॉर्पनर में क्या होता है, शॉर्पनर में ब्लेड होता है स्टील का और बाहर का आउटर कवरिंग प्लास्टिक का रहता है।
अब मेरे को वही किसके साथ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, वुड के साथ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट हुआ, ठीक है ना, एक लॉज या फिर रेगुलेशन गवर्नमेंट लेकर के आई, जिसकी वजह से अब मेरे को प्लास्टिक पे बैन आ गया, अब मैं प्लास्टिक यूज़ नहीं कर सकता। तो पहले मेरा स्ट्रैटेजी क्या था, प्लास्टिक को यूज़ करके मैन्युफैक्चर करूँगा, लेकिन अब मेरे को मेरी स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ा। अब मेरे को क्या यूज़ करना पड़ा, वुड को यूज़ करना पड़ा। यही अगर मैं प्रोएक्टिव रहता, मैं बोलता नहीं रहने दे, अपन प्लास्टिक को यूज़ करेंगे, जितना अपने को फाइन मारना है गवर्नमेंट को मारने दे, जितना अपने को फाइन मारना है मारने दे, जितनी अपने पेनल्टी लगाना है मारने दे, कोई टेंशन नहीं अपने को, जितनी मारनी है गवर्नमेंट को मारनी है, अपन तो बनेंगे प्लास्टिक से। ऐसा नहीं है सर, एक अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट हुआ। अब आपको उधर रिएक्टिव रहना और आपको भी आपका जो स्ट्रैटेजी है, आपको जो मैन्युफैक्चरिंग का स्ट्रैटेजी था वो आपको चेंज करना पड़ेगा अभी, है ना सर। एंड फ्रेश मार्केट कंडीशंस इन डायनामिक बिजनेस इन्वायरमेंट, अगर आपको कोई भी फ्रेश मार्केट कंडीशन आ रहा है, यानी कोई भी एक नया कंडीशन आ रहा है, ठीक है ना, कोई मतलब इससे पहले कभी वो कंडीशन आया ही नहीं था, ऑल टुगेदर नया कंडीशन है। जैसे कि अभी से फॉर एग्जांपल अब क्या हो गया सर, अगेन आपका जो है क्या हो गया सर, मान लो अगर क्या हो गया, नोटबंदी हो गई। आप लोग क्या कर रहे थे, कैश पे धंधा कर रहे थे, आप कोई कार्ड वगैरह एक्सेप्ट नहीं करते थे, आप सिर्फ कैश, प्योरली कैश पे धंधा करते थे। नोटबंदी आ गई, अब जब नोटबंदी आई तो क्या हो रहा था सर, कैश नहीं था लोगों के पास, लोगों के पास कैश नहीं था। उसके तुरंत बाद क्या आ गया, यूपीआई वगैरह सारा कुछ आ गया सर। उसके बाद क्या आ गया, यूपीआई वगैरह आ गया था, तो तुरंत जो लोग सिर्फ कैश पे धंधा कर रहे थे उन्होंने क्या लगा दिया, स्कैनर लगाने शुरू कर दिए। जो अपने डेबिट कार्ड वाली स्वाइप करने की मशीन होती है वो मशीनें रखनी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि यार एक एकदम ऑल टुगेदर नई चीज़ हो गई अपने साथ, नोटबंदी इससे पहले कभी हुई नहीं, ऑल टुगेदर एक नोटबंदी हो गई, अपन क्या करें, कैश पे धंधा कर नहीं सकते अभी। जो सिर्फ प्योरली कैश पे धंधा करे, कैश पे धंधा कर ही नहीं सकते ना, समझ रहे हो सर। तो एक ऑल टुगेदर एक नई कंडीशन है। या फिर चलो मान लो नोटबंदी भी नहीं आई, यूपीआई आ गया ना, यूपीआई आ गया तो लोगों का बिजनेस जो है और तेजी से बढ़ना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि लोगों को कैश वगैरह लेकर रखने की जरूरत नहीं होती ना। बंदा एक हर बार अपना वॉलेट घर पे भूल सकता है, लेकिन फ़ोन तो कभी नहीं भूलेगा। फ़ोन तो उसको सारे सारे टाइम चाहिए, उसके फ़ोन में ही पैसा है सर, उसके फ़ोन में ही पैसा है सर। तो अगर बाई चांस अगर वो अपना घर पे वॉलेट भूल के आ जा रहा था पहले, और उसको बाहर कोई चीज़ खरीदनी हो रही थी, तो वो खरीद नहीं पा रहा था जब तक यूपीआई नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके फ़ोन में पैसा नहीं है, और पैसा वो अपना घर पे भूल गया, फिजिकल कैश कार्ड वगैरह सारा कुछ उसके वॉलेट में, वॉलेट वो घर पे भूल गया सर। तो इससे क्या हो रहा था, दुकानदार का नुकसान हो रहा था। लेकिन जब से यूपीआई आ गया है, यूपीआई आ गया है तो दुकानदार का फायदा हो गया ना, कि अगर बंदा वॉलेट घर पे भी भूल जा रहा है तो अपने फ़ोन से पेमेंट कर पा रहा है, तो अपने फ़ोन से पेमेंट कर पा रहा है। तो वो लोग क्या कर दिया, उन्होंने तुरंत स्कैनर वगैरह लगा दिया। तो उन्होंने एक नया चेंज देखा कि भाई नया चेंज आ रहा है, यूपीआई आ रहा है, स्कैनर वगैरह लग रहे हैं बाहर, तो हमको भी लगाने पड़ेंगे स्कैनर, हमको को भी बार कोड लगाने पड़ेंगे हर जगह पे, ताकि लोग आए, स्कैन करें, पेमेंट करें, और हमारा जो है जो धंधा है वो और तेज़ी से बढ़े, ठीक है ना सर। तो इधर इधर क्या रह रहे थे दुकानदार, इधर अपने दुकानदार रिएक्टिव रह रहा था। उनका उसका पहले से वो थोड़ा स्ट्रैटेजी उसको पता था कि भाई यार ये ऐसे स्कैनर वगैरह आएगा, मेरे को स्कैनर वगैरह की स्ट्रैटेजी को जो अडॉप्ट करना पड़ेगा, मेरे को भी डिजिटल पेमेंट्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसको तो उसको पता ही नहीं था डिजिटल पेमेंट्स होता क्या है। उसने देखा कि भाई एक ऑल टुगेदर एक नया मार्केट कंडीशन आ गया, यूपीआई आ गया मार्केट में, तो उसने उसको क्या किया, अडॉप्ट किया, उसने उसको एक्सेप्ट किया। तो इधर वो कह रहा है, उसने इधर रिएक्शन दिखाया कि हाँ भाई मैं भी अडॉप्ट करूँगा इसको। इन अदर वर्ड्स, अ कंपनी यूज बोथ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। हमने क्या बोला, दोनों यूज़ करो, प्रोएक्टिव भी रहो, रिएक्टिव भी रहो। सिचुएशन आ रही है, नई सिचुएशन आ रही है, कोई नया मार्केट कंडीशन आ रहा है, कोई अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट हो रहा है, रिएक्टिव बन जाओ, ठीक है ना। जब तक अगर ऐसा कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, आपको मार्केट की पोजीशन स्ट्रॉन्ग करनी है, प्रोएक्टिव रहो, है ना सर। तो ये हमने बोला, टू कोप अप विद द अनसर्टन इवेंट्स एंड अनसर्टन बिजनेस इन्वायरमेंट। जो भी आपके अनसर्टन बिजनेस इन्वायरमेंट है उसके लिए आप क्या करो, रिएक्टिव रहो, ठीक है ना। अगर कोई बिजनेस इन्वायरमेंट में कुछ अनसर्टेनिटी नहीं आ रही है, जो कि आएगी आएगी, क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट जो है बहुत ज़्यादा डायनेमिक रहता है, हर दिन कुछ ना कुछ नीचे ऊपर नया चीज़ आते ही रहता है सर। तो आपको थोड़ा बहुत रिएक्टिव रहना पड़ता है, इसलिए हम बोल रहे ब्लेंड रहो, ठीक है ना। प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी इज प्लान स्ट्रेटजी, वेर इज रिएक्टिव स्ट्रेटजी इज अडेप्टिव रिएक्शन। सर याद रखना, मैंने आपको बताया प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी के अंदर आप सारा कुछ डे वन से प्लान कर देते हो कि भैया ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे अपना प्लान होगा, ये टाइम पे अपन ने ये चीज़ें जो है करनी है, सारा कुछ आपने प्लान करके रखा हुआ है सर। वेर इज रिएक्टिव स्ट्रेटजी क्या है सर, एक अडेप्टिव रिएक्शन है सर, कि भैया चेंज आएगा, सर्कमस्टेंस के अंदर कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे आएंगे जिसके अंदर मेरे को जो है चीज़ को अडेप्ट करना पड़ रहा है, तो मैं अडेप्ट करके अपना रिएक्शन दिखाऊंगा सर। तो ये क्या हो रहा है सर, प्रोएक्टिव इज अ प्लान स्ट्रेटजी एंड रिएक्टिव स्ट्रेटजी इज अ अडेप्टिव रिएक्शन, कि आप अडेप्ट करते हो, एक पर्टिकुलर चेंज को आप अडेप्ट करते हो और अपना रिएक्शन दिखाते हो सर। तो आई होप आपको जो है प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव का पार्ट जो है यहाँ पे क्लियर होगा। नीचे अगर आप एग्जाम्पल देख पा रहे हो ग्रीन में, मैंने आपको बोला था सारे एग्जाम्पल्स होंगे। थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड नॉइस आएगा तो इग्नोर करना, थोड़ा सा क्या माइक वगैरह सस्ता है अपने पास, थोड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है अभी, बट करेंगे धीरे धीरे सर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ सर, नीचे आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो, तो यूपीआई का एग्जाम्पल दिया उन्होंने, ठीक है ना। क्या बोला है उन्होंने, एक बार अपन पढ़ लेते हैं, मैंने तो दो आपके साथ यूपीआई का पूरा एग्जाम्पल डिस्कस भी किया। इन द रिसेंट टाइम्स दैट इज यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई हैज चेंज द इंटायर डिजिटल पेमेंट लैंडस्केप इन इंडिया एंड हैज नाउ इवन गॉन ग्लोबल। सर ग्लोबल भी जा रहा है सर, आप देखते हो बाहर के जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह होते हैं, बाहर के जो पॉलिटिशियंस वगैरह होते हैं, वो इंडिया खास विजिट करते हैं,
और दुकान पे जा जा करके क्या करते हैं, पेटीएम करते हैं, गूगल पे करते हैं, ये देखने के कि भाई ये सिस्टम वर्क कैसे कर रहा है इंडिया में। वो लोग चाय पीने जाते हैं सर, चाय की टपरी पे जाते हैं, चाय की टपरी पे जाके पेटीएम करके आते हैं, ये देखने के लिए भाई चाय की टपरी वाला तक भी भाई कैसे बिना कैश लिए चीज़ों को दे रहा है, कैसे बिना कैश लिए क्या चाय पिला रहा है। ठीक है ना, ये देखने के लिए बाहर से लोग आते हैं इधर स्टडी करने के लिए भाई इंडिया के अंदर कैसे इतना डिजिटल पेमेंट्स का लैंडस्केप पूरी तरीके से चेंज हो गया सर। तो ये एक चेंज आया था, वो चेंज को सारे लोगों ने अडॉप्ट किया, यानी कि उन्होंने अपना रिएक्टिव स्ट्रैटेजी को वहाँ पे अडॉप्ट किया सर। अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ अ वेल प्लान आइडेंटिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अच्छा देखो, अभी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा तो बिजनेस ने रिएक्टिव स्ट्रेटेजी लगाया, लेकिन गवर्नमेंट के पॉइंट से देखो ना, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम देखोगे तो वो सारा कुछ प्लान था ना। गवर्नमेंट ने थोड़ा ना ऐसे ही एक दिन देखा कि यार ये थोड़ा पेमेंट्स वगैरह में मज़ा नहीं आ रहा है, लोग फिजिकल कैश बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, कुछ तो भी करते हैं ऐसा। गवर्नमेंट ने पहले 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 प्रॉब्लम देखा गवर्नमेंट ने कि यार प्रॉब्लम आ रहा है कि यार कैश का जो है यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, अपने को कैश का यूज़ थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, तो प्रॉपर बैठ के ऐसे थोड़ा ना कि एक रात में मोदी जी के दिमाग में आया ये अपन यूपीआई लाते अगले दिन यूपीआई आ गया, ऐसे थोड़ा ना, प्रॉपर उन्होंने प्लान किया ना चीज़ों को। तो ऐसे तो ना सर मोदी जी ने एक दिन में बस बोला कि ये यूपीआई लेकर आओ यूपीआई का, नहीं सर, प्रॉपर उन्होंने सर सालों साल उस पर वर्क किया सर, महीनों उस पर लगे सर। महीने लगने के बाद सर काफ़ी सारे प्रोटोटाइप्स बने रहेंगे कि भाई ऐसा करते हैं वैसा करते हैं वैसा करते हैं। फिर बहुत सारे प्लान्स एक्सेप्ट हुए रहेंगे, बहुत सारे प्लान्स रिजेक्ट हुए रहेंगे, बहुत सारे मॉडल एक्सेप्ट हुए रहेंगे, बहुत सारे मॉडल रिजेक्ट हुए रहेंगे। उसके बाद फाइनली जाकर के आपका जो है यूपीआई वगैरह का कंसेप्ट आया सर। तो सर कुल मिला के अगर गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू पूरा प्लान था, सारा कुछ प्लान था। तो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट की गई। लेकिन अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बिजनेस वालों ने रिएक्टिव स्ट्रैटेजी दिखाई। उन्होंने एक देखा कि यार एक ऑल टुगेदर एक नया चीज़ आ रहा है सर मार्केट के अंदर, तो अपने को उसको अडाप्ट करना पड़ेगा। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो इट वॉज अ रिएक्टिव स्ट्रैटेजी, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू ने रिएक्टिव लगाया बिजनेस वालों ने। गवर्नमेंट के पॉइंट से देखो तो गवर्नमेंट ने लगाया क्या, प्रोएक्टिव, उन्होंने पूरा कुछ प्लान किया सर। तो बस यही सर आपको एग्जाम्पल के थ्रू पूरा एक्सप्लेन करना था। यहाँ पे सर स्ट्रैटेजी का पार्ट अगर आप देखोगे तो अपन ने ऑल टुगेदर आज क्या क्या देखा। तो ऑल टुगेदर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले अपन ने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मीनिंग एंड नेचर समझा, उसके अंदर अपन ने काफ़ी सारी बातें करी। उसके बाद सर हम लोगों ने ये देखा कि भाई स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस के अंदर आप करते क्या हो। तो 5 चीज़ें करते हैं अपन, फॉर्म के विजन मिशन को बनाते हैं, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को डेवलप करते हैं, चूज करते हैं, क्रिएट करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं स्ट्रैटेजीज को, एंड मेजर करते हैं एंड इवैल्यूएट करते हैं अपने परफॉर्मेंस को। ये हम लोग करते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के प्रोसेस के अंदर। फिर अपन ने स्ट्रैटेजी के कंसेप्ट को देखा, जिसके अंदर अपन ये देखा कि भाई स्ट्रैटेजी अपने को एक फ्रेमवर्क देता है, इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क देता है, जिसके अंदर अपन अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ सकते हैं, थ्रेट्स को जो है परसीव कर सकते हैं, स्ट्रेंथ्स को अपन अपनी यूज़ कर सकते हैं, वीकनेसेस को ऑफसेट कर सकते हैं। फिर अपन ने क्या देखा सर, स्ट्रैटेजिक मेकिंग का पिरामिड देखा कि भाई कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बनती है, फिर बिजनेस स्ट्रैटेजी बनती है, फिर फंक्शनल बनती है, फिर ऑपरेटिंग स्ट्रैटेजी बनती है। इधर ऐसा नहीं चलता टॉप फिर लोअर फिर बॉटम, ऐसा नहीं चलता सर। फिर उसके बाद अपन ने क्या देखा कि भाई स्ट्रैटेजी आपका पार्टली प्रोएक्टिव है एंड फिर पार्टली रिएक्टिव है। उसके बाद सर अगला अगर आप देखोगे तो क्या बोल रहे हैं वो लोग, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस। लेकिन ये सर आज नहीं देखेंगे हम लोग, ये हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं सर, पहला हमारा ये लेक्चर था, ज़्यादा अपन जो है आपके दिमाग पर जोर नहीं डालेंगे। इतना लेक्चर को जो है ध्यान से आप देखना। इसको लेकर के जितने नोट्स बनते हैं सर मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। वो टेलीग्राम चैनल पर आपका ड्यूटी है कि आप जो है उस नोट्स को अपनी एक पेयर बुक बना लो 100 पेजेस की, और उस नोट्स को जो है अपने हाथों से जो है लिख लो। ये आपका ड्यूटी रहेगा। मैं आपका होमवर्क जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। वो नोट्स जितने भी आज के, सिर्फ आज का पार्ट ही डालूंगा मैं, ऐसे नहीं कि सारे नोट्स आपको दे दूंगा आप बनाते बैठो, नहीं। जितना हम लोग क्लास में कवर करेंगे उतने नोट्स आपके टेलीग्राम चैनल पर आ जाएंगे, उतना आपको जो है बना लेना है और अच्छे से याद करके आना है। जैसे कि इसके अंदर आप देखोगे तो सर ये प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव का पार्ट जो है इंस्टीट्यूट एक केस स्टडी बना करके पूछ सकता है कि आपको एक केस स्टडी दे देगा कि ऐसा ऐसा केस स्टडी, इसको सजेस्ट करो ऐसे सिचुएशन में कौन सी स्ट्रैटेजी को जो है इंप्लीमेंट करना चाहिए, प्रोएक्टिव रहना चाहिए रिएक्टिव रहना चाहिए। या फिर वो बोल देगा प्रोएक्टिव को डिफाइन करो रिएक्टिव को डिफाइन करो, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये आप एक बार रिवाइज कर लेना। फिर आपको सर वो क्या पूछेगा, इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क बताएगा, बोलेगा कि बताओ स्ट्रैटेजी आपको कौन सा क्या स्ट्रैटेजी आपको जो इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है वो आपको किस में मदद करेगा, तो आपको बताना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी सर्च करने में। तो ये आप एक बार याद कर लेना, ठीक है ना। फिर उसके बाद सर आपको ये पूछेगा कि बताओ भाई स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के प्रोसेस के अंदर आप करते क्या हो, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके लिए आप क्या करो, उसको याद करने के लिए आप याद कैसे करोगे, तो याद आप वही करोगे सर, नोट्स बनाते बनाते आपको याद हो जाएंगे ये। आप जब नोट्स बनाने बैठोगे सारी चीज़ें आपको आराम से याद हो जाएगी सर, कोई आपको लोड नहीं लेना है सर। तो यहाँ तक अपन जो है रुकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको होमवर्क आ जाएगा, आपको आपके नोट्स बनाने, प्रॉपर 100 पेजेस की बुक बना लेना, और उसके बाद अपने पेन वगैरह अच्छे से लेना, पूरे क्रिएटिविटी के साथ बनाना। मेरे कॉपी मत करना सिर्फ देख के, बस कंटेंट तुम्हारा वो रहेगा। ये जो मैं दिखा रहा हूँ तुमको नोट्स है, देखो ये जो है नोट्स है ना, ये कंटेंट तुम्हारा, ये पूरा तुम्हारा कंटेंट है। फॉर्मेटिंग तुम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छे से प्रेजेंट करो ताकि तुमको 1.5 डेज में जब तुम रिवाइज करने बैठो तो कोई भी दिक्कत ना हो सर, ठीक है ना सर। तो फॉर्मेटिंग थोड़ा तुम चेंज करो, खिचड़ी मेरे जैसे करना मत, आराम से एकदम सॉर्टेड खुला खुला लिखना।
पर कंटेंट तुम्हारा ये इंपॉर्टेंट है, कंटेंट ये रखना। और अगर कोई शॉर्ट फॉर्म तुमको नहीं जमे तो तुम कमेंट में पूछ लेना, मैं तुमको बता दूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत शॉर्टकट भी यूज़ किया। वैसे तो तुमको समझ में आ जाएगा, बहुत बेसिक बेसिक शॉर्टकट्स मैंने यहाँ पे यूज़ किया। जैसे मैनेजमेंट का MGT कर लिया मैंने, तो उतना तुमको, तुम लॉ में भी पढ़ के आ रहे रहोगे, तो MGT के फॉर्म्स वगैरह रहते हैं, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का चैप्टर रहता है, तो इतना तुमको पता है, ठीक है। तो इतना मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, इतना तुमको पता है, चल ठीक है। और मेरे को कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ दे देना कि भाई तुमको कैसा लगा फाइनली ये जो हमारा पहला यहाँ पे जो लेक्चर था वो तुमको कैसा लगा। उसके लिए मेरे को थोड़ा बहुत रिव्यूज़ देना, ताकि मेरे को आगे इंप्रूव करने में जो है थोड़ी मदद मिलेगी। एंड अपन कल मिलेंगे, कल अपन कहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। बाकी जितना भी आज मैंने सीखा है वो तुम लोग रिवाइज करके आना कल से। कल भी अपन शुरुआत में एक ले लेंगे ब्रीफ ओवरव्यू कि क्या क्या अपन देखेंगे। वैसे तो आज अपन ने सिर्फ बेसिक देखा है, कल अपन जो है इंपॉर्टेंट देखेंगे, आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है एंड क्या लिमिटेशंस है। इसके अंदर मैंने आपको बताया सर, एक क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में डायरेक्ट उठ के आया था, ये देख लो। मेरे 24 में सर ये सीधा क्वेश्चन उठ के आया था, बेनिफिट्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है ना। उधर बेनिफिट्स करके आया था, बोला था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बेनिफिट्स बताओ, एक केस स्टडी पूछी थी। मैं क्वेश्चन में आपको कल के इसमें दिखा दूंगा, जब मैं आपको ये बता दूंगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम के अंदर में, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। तो कल लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है, तो मिस मत करना। और कमेंट ज़रूर करना, मेरे को बताना कि तुम्हारा कैसे रिव्यू है इस लेक्चर को लेकर के। बाकी मिलता हूँ मैं तुमसे अगले लेक्चर में, डेली बेसिस पे लेक्चर अपलोड हो जाएंगे, तो टेंशन मत लेना। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक से सारी, उसको एक बार चेकआउट कर लेना। अपने दोस्तों के साथ भी ये लेक्चर्स को जरूर शेयर करना, क्योंकि फ्री में मैं लेकर आ रहा हूँ। तो बस सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, बस तुमको इतना करना है, बाकी सब कुछ फ्री है एकदम। आओ एंजॉय करो, मजे लो। और मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, लेक्चर 2 में। और पढ़ के आना और होमवर्क जरूर करके आना। मैं पूछूंगा लेक्चर 2 में आके तुमको स्टार्टिंग में कि भाई तुमने होमवर्क किया कि नहीं, कमेंट्स में तुमको उसके बताना पड़ेगा, ठीक है। तो बाय, टेक केयर एंड होमवर्क जरूर करना, ठीक है।